आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, कैसे हैं, क्या हाल है आपका। और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। बहुत सारी दुआएं हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्या आपको याद है 13 अगस्त 1947 11:50 पे ये ऑल इंडिया लाहौर है। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। और फिर 14 अगस्त 1947 12:05 पे ये पाकिस्तान रेडियो है। और आपको पाकिस्तान मुबारक हो। जब ये ख़बर चली रेडियो पे तो ज़रा सोचें कि क्या तासुरात होंगे, क्या जज्बा होगा उस टाइम जो लोग सुन रहे होंगे। और मैं महसूस कर सकती हूँ कि कितनी कुर्बानियों से इस वतन को पाया गया है, कितने लोगों ने अपना खून बहाया है। और जब उनको पता चला होगा कि अब पाकिस्तान हमारा हो चुका है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और सबसे बड़ी एक बात जो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है वो ये कि 27वीं शब लैलतुल क़द्र की रात को ये पाकिस्तान वजूद में आया। ये अल्लाह का इंतखाब था, ना कि कोई इत्तेफाक था। अगर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और अगर हम अपने मुल्क को देखें, क्यों हम सिर्फ खामियों को देखते हैं, हम खूबियों को क्यों नहीं देखते। अगर दूसरे ममालिक हैं उनको भी गौर से देखा जाए तो खामियां और खूबियां वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। तो क्या हुआ, इससे अच्छा है बजाय कि हम खामियों को देखें हम खूबियों को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये हमारा वतन है और ये बहुत प्यारा है हम सबको। और अब बारी है हमारे आज के होम शेफ़ की। और आज मैं आपकी मुलाकात किससे करवाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले वो हजरात जो अपने घर से दूर हैं उनको अपने घर का खाना याद आ रहा है तो फूड पांडा है ना, आप वहाँ पे जाएं, ऑर्डर करें, अपने लिए खाना मंगवाएं और आपको बिल्कुल वही घर का जायका मिलेगा। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अक्सर लोग कहते हैं कि फूड पांडा पे खाना बहुत महंगा मिलता है। देखिए ऐसी बात नहीं है। फूड पांडा ने स्पेशली जिनका होम शेफ़ प्रोग्राम है इस चीज़ को मद्देनज़र रख के डिज़ाइन किया गया है कि ख़ास तौर पे वो हजरात जो घर का खाना खाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे हर मेयार का खाना मिलेगा और हर कैटेगरी का मिलेगा। उसकी प्राइस रेंज है तो आप जाएं वहाँ पे देखें और आप ऑर्डर करें और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा। अभी आपके ऊपर है, थोड़ा सा सर्च करें, सब कुछ मिलेगा आपको। और अब मैं बढ़ती हूँ हमारे आज के होम शेफ़ की जानिब में बुला लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आपको भी है इंतज़ार कि आज कौन होगा हमारे होम शेफ़्स विद आन किचन का होम शेफ़ जो यहाँ पे रेसिपी आपके साथ शेयर करेगा। तो प्लीज़ वेलकम वहीदा अरशद जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो, सब नाज़रीन को भी मुबारक हो। अल्लाह ताला ये इसी तरह रमज़ान हम अच्छे गुजारते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अब तो खैर आप समझे रमज़ान इख्तिताम पर ही है और कितनी तेज़ी से गुजर गया। शोर होता है रमज़ान आ रहा है और देखें बस पता ही नहीं चलता, बस एक यादगार रह जाएगा हमारी ज़िंदगियों में कि किस तरह हमने गुजारा था रमज़ान। अच्छा वहीदा जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आई हैं माशाल्लाह। और हमारे व्यूअर्स भी आपको देख के जो आप शेयर करेंगी रेसिपी ज़रूर कुछ सीखेंगे, आपकी ज़िंदगी से सीखेंगे। आप मुझे बताएं कि आपका एक यूट्यूब चैनल है और आपका एक फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, तो उनका नाम क्या है और उस पर आप क्या करती हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है योर शेफ़ के नाम से। योर शेफ़ के नाम से। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है ये चैनल। अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और उसमें इस तरह भी होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है खाना बनाने में, कोई इशू होता है तो फिर वो मुझसे डिस्कस करते हैं तो फिर मैं बाकायदा बनाकर उनको बताती हूँ। फिर वीडियो अपलोड करती हैं। और कितना टाइम हुआ है आपको ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू किए? तकरीबन इसी रमज़ान से मैंने शुरू किया है। अच्छा माशाल्लाह से। और आपका जो पेज है वो क्या है, थोड़ा उस बारे में बताएं। हाँ, वो किस नाम से है? योर शेफ़ के नाम से है। अच्छा। और उसमें मैं मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी खाने और ये जो रमज़ान के हैं शामी कबाब मेरे बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। और चिकन के जो शामी कबाब होते हैं लेकिन कोई पहचान नहीं सकता कि चिकन के हैं या बीफ के।
अच्छा अच्छा, अब आपने एक बात पहले बोली कि अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं खाने के मुतालिक, तो मैं बताती हूँ फिर बना के दिखाती हूँ, तो किस तरह के सवाल पूछते हैं जरा आप बताएं। जी, मेरे व्यूवर्स ने पूछा था कि मैं देसी मुर्गी बनाती हूँ तो उसमें मुझे एक इशू आता है कि उसमें से स्मेल आती है। अच्छा, देसी मुर्गी बनाते हुए। तो अच्छा, फिर मैंने उनको पूरा बनाकर दिखाया कि विनेगर और नमक में हम उसको पहले डिप करके रख दें पानी में, मुर्गी को, चिकन को। जी, अच्छा, कितनी देर रखना है? 15-20 मिनट। अच्छा, फिर उसको वॉश करके फिर हमने उसको बनाना है। फिर धो के फिर वैसे ही जिस तरह नॉर्मली हम बनाते हैं खाना वैसे ही लेकिन बनाना है? मैं यखनी वाला बनाती हूँ। अच्छा, उसको पहले मैं कुकर में बनाना चाहें तो कुकर में सारी चीज़ें डालकर मसाले, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, पिसा धनिया सब इकट्ठा डाल के चढ़ा देती हूँ। उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। अच्छा, फिर वो पानी हम छान लेते हैं जब वो चिकन गल जाता है। सही। फिर उसको मुर्गी को भून लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, और फिर वही छना हुआ जो यखनी होती है वो वापस डाल देते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आपने ये फिर सेम रेसिपी अपने YouTube चैनल पे भी शेयर की है? मैंने की है। और इसका मतलब कि लोग आपसे अक्सर पूछते रहते हैं जो भी मसला होता है कि कैसे क्या करना है, तो आप उनको प्रॉपर गाइड करती हैं। हाँ जी। व्यूअर्स, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर इनका YouTube चैनल लाइक कीजिए। क्या दी शेफ के नाम से है? योर शेफ के नाम से, योर शेफ के नाम से है। और आपके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि देसी मुर्गी की जो बू है उसको कैसे ख़त्म करना है, और इतनी अच्छी टिप शेयर की है, और ये रेसिपी भी वहाँ पे अपलोड की हुई है आपने। जी। अच्छा, आज आप बना क्या रही हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? आज मैं बना रही हूँ बलोची कढ़ाई। वाह, बलोची कढ़ाई, इसका मतलब आज इफ्तार में हमें कढ़ाई खाने को मिलेगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप शुरू करें, किस तरीके से बनाएंगी और क्या क्या इसमें डलेगा, साथ साथ आप शुरू भी करें और फिर हम साथ साथ बातें भी करते हैं। जी बिल्कुल। इसमें हमने सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल डालना है, तकरीबन 1 प्याली। अच्छा, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल जो है हम शुरू से ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। वाकई में इसका टेस्ट जो है वो और बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, डालडा को जैसे एक माँ ख्याल रखती है ना जी, घर में सबका, तो डालडा भी अपने सार्फिन का ऐसे ही ख्याल रखता है। तभी तो कहते हैं ना, जहाँ मामता वहाँ डालडा। जी, डालडा बहुत माशाल्लाह से हम बचपन से खाते चले आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें डालडा ऑयल तो डाल दिया है, अब क्या डलेगा अब इसमें? इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, अच्छा, 1 चम्मच भर के। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप अब YouTube चैनल तो आपने बना लिया, लेकिन इसको असल में चलाता कौन है? वीडियोस एडिट कौन करता है, अपलोड कौन करता है? इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सुन के हैरान होंगी कि मेरी छोटी बेटी है, अच्छा, जो अभी मैट्रिक में है, अलिशबा नाम है, तो वो सारा काम करती है। मैं सिर्फ बनाती हूँ और वो एडिट भी करती है, उसमें सारा टाइटल, उसका म्यूजिक, बैकग्राउंड सारा सब कुछ वही करती है। माशाल्लाह, मतलब काफी सपोर्ट है बेटी की। बेटी की आपको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, और आप कितने वीडियोस डालती हैं मैं हफ्ते में 3 तो डाल देती हूँ। 3 डाल देती हैं आप? अच्छा, तो आप किस तरह के खाने बनाती हैं? ज़्यादातर आपका फोकस? ज़्यादातर मेरे देसी खाने होते हैं। अच्छा, देसी खाने तो वैसे और भी बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, आप जो सिखाती हैं उसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप शेयर करती हैं अपने YouTube चैनल पे? खास बात ये है कि बस जो खाता है वो दीवाना हो जाता है। मतलब वो खुद खाता पका के खुद ही दीवाना हो जाता है? नहीं, जो भी खाते हैं, और मेरे जो दामाद हैं दोनों माशाल्लाह से, अच्छा, वो बहुत मेरे खाने पसंद करते हैं। पिछले दिनों में दुबई गई बड़ी। अच्छा, आपकी फैमिली में मतलब जो आपके हाथ का खाना खाता है? अच्छा, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आपके इतने अच्छे खाने होते हैं तो आप चैनल जरूर खोलें अपना। अच्छा, ये आइडिया आपको आपके दामाद ने दिया था? मेरे दोनों दामाद, एक दुबई में होते हैं और एक ऑस्ट्रेलिया में। वाह, तो वो जब भी आते हैं ना तो वो बस उनका यही होता है कि आप ही बनाएं। जबकि इवन ये कि मैं दुबई गई हूँ कि रेस्ट करूंगी, घूमो फिरूंगी, उन्होंने मुझे किचन में लगा दिया। ये देखे ना, ये गलत बात हुई ना। नहीं, घुमाया कि नहीं? घुमाया नहीं आपको? हाँ, घुमाया भी बहुत, लेकिन असल में आपका टाइम किचन में गुजरा होगा। अब वो भी कहते होंगे भाई मम्मी के हाथ का खाना खाएं, इतने मजे मजे खाने बनाती हैं। तो वो उन्होंने कहा कि सना आपसे पूछती रहती है रेसिपीज। तो अब हमने इसमें चिकन डाल दिया, आधा किलो। लहसुन अदरक हमारा हल्का ब्राउन हो गया तो हमने इसमें चिकन डाल देंगे, तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, अब आपने इसको फ्राई करेंगे हम थोड़ी देर तक, फिर आप बाकी इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। ठीक। और जब बात आती है मसालों की, लाजवाब मसालों की, और ये ब्रांड जो है बहुत ही वाकई में लाजवाब है।
और मुझे बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये अपने सार्फिन का बहुत ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा जिसने भी इसको इस्तेमाल किया है उनके जायकों में मज़ीद इजाफा हुआ है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लाजमी लाजवाब के मसाले इस्तेमाल करें आप, क्योंकि इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है और एक घरेलू किस्म का टेस्ट है और एक ये मियारी मसाला है। और ये लोग इनका ज़्यादातर जो फोकस है वो कुदरती जो अज्जा हैं, मसाले हैं, उनकी पैकेजिंग वगैरह, किस तरीके से अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, इन सब चीज़ों पर इनका बहुत फोकस है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, आप मुझे ये तो बताएं आपके कितने बच्चे हैं और वो आपकी क्या हेल्प करते हैं कुकिंग में? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अच्छा। तो 2 बड़ी बेटियां मैरिड हैं, वो आउट ऑफ कंट्री हैं और फिर इस तरह से मैं बिजी भी हो गई हूँ। मतलब वरना उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। तो फिर जब एक अल्लाह ने जायका दिया था हाथ में तो मैंने कहा कि इसको अवेल करूँ। नहीं, लेकिन जिस तरह आप अपने साथ अपनी जो बेटी हैं उनको सिखा रही हैं कुकिंग वगैरह? जी, अलिशबा को ना वो सीखती है, नहीं वो सिर्फ आपका सोशल नेटवर्क संभालती है? हाँ, मैं फिलहाल तो आजकल तो बच्चे ये भी करें, भी बड़ा काम है जो आपकी बेटी सारा कुछ देख रही हैं यूट्यूब चैनल का और सोशल प्लेटफॉर्म आपका सारा एंगेज करती हैं, वो बहुत बड़ा काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने ये भी सुना है कि आप बड़ी बड़ी दावतों में खुद ही खाने बनाती हैं और ये भी जरा बता दें हमारे आज व्यूअर्स को कि भाई कितने लोगों के लिए बनाती हैं और क्या क्या बनाती हैं? मेरी सिस्टर इन लॉ की एंगेजमेंट थी तो उसमें तकरीबन 50-60 लोग थे माशाल्लाह। तो उसमें सिर्फ एक मेरी हेल्पर थी जो कटिंग वटिंग में ये जो, तो उन 50-60 लोगों का खाना मैंने बनाया था। उसमें मैंने कोरमा बनाया था, बिरयानी बनाई थी माशाल्लाह, शामी कबाब बनाए थे और गाजर की खीर बनाई थी माशाल्लाह। 4 चीजें 50 से 60 अफराद के लिए आपने। तो उनके ससुराल वालों ने पूछा कि भाई ये कहाँ से बनवाया है? हाँ। तो फिर मैं जो बेहोश होकर सोई हूँ तो दूसरे दिन मुझे फिर सबने उठाया कि अब उठ जाओ भाई। अच्छा, तो आप फिर किस तरीके से मैनेज करती हैं? मतलब इतनी सारी चीजें इतने ज्यादा अफराद के लिए, तो ये आप सेम डे बनाती हैं यानी 2-3 दिन पहले से आप अपना ये काम शुरू कर देती हैं? थोड़ा रात से 1 रात पहले से मैं शुरू करती हूँ कटिंग वगैरह अपनी। और अच्छा, मतलब मैं मैनेजमेंट करती हूँ, जैसे 1 किलो मुर्गी में 1 पाव प्याज हम डालते हैं कोरमे में, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर वो जितने किलो की बनाने होते हैं उतना फिर मैं ले लेती हूँ। मतलब आप इस तरह 1 रात पहले से ही अपना काम शुरू कर देती हैं ताकि फ्रेश भी रहे ये चीज़ें। और वैसे मैं क्या बोलूँ, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, और कुछ ऐसा हुआ आपने इतनी बड़ी केटरिंग की हो, बनाया हो अपनी फैमिली में खाना? हाँ, और मेरी छोटी बेटी जो अलिशबा है उनकी बर्थडे हुई थी। अच्छा, तो भी मैंने ही खाना बनाया था घर में। वाह, तो सबको बहुत पसंद आता है, सब रेसिपी पूछते हैं मेरे खानों की। तो मैंने कहा चलो चैनल ही शुरू कर लेते हैं। अच्छा, आपने इसलिए फिर एक तो दामाद ने भी कहा आपको, फिर आपसे लोग इतना पूछे थे, आपने कहा भाई इससे अच्छा जो मैं बार बार बताती रहूं तो मैं अपना यूट्यूब चैनल ही खोल लेती हूँ, स्टार्ट करती हूँ और उसी पे मैं शेयर करती हूँ। अब इसमें हम 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डालेंगे। ठीक है, कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी आपने। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करके, अच्छा, अब इसको मज़ीद आप थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और बाकी क्या क्या चीज़ें डालेंगी अगर आप ये भी बता दें? बाकी इसमें अब हम डालेंगे ये 3 से 4 टमाटर थे, उसको बॉईल करके अच्छा, उसका पेस्ट बना लिया है हमने, तो अब ये डालेंगे इसमें। अच्छा, ये डाल दिया। अच्छा, जो आपने पेस्ट बनाया इसका, तो इसकी जो स्किन होती है वो इसके साथ ही आपने और ब्लेंड कर लिया है? हमने इसको बॉईल कर लिए पहले टमाटर को ना, तो थोड़े सॉफ्ट हो गया तो बस वो स्किन फिर बिल्कुल साथ ही मेल्ट हो जाती है। अच्छा, ठीक है, फिर आपने ब्लेंड कर दिया और अभी आपने टमाटर इसमें शामिल किए हैं। और बाकी कुछ ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बता दें? जी, बाकी इसमें दही जाएगा 1 प्याली, कुटी किसी लाल मिर्च जाएगी, पिसा गरम मसाला है और कसूरी मेथी है और हरा धनिया, हरी मिर्चें, साबुत 4 मिर्चें या 4 से 5 कट लगा के। अच्छा, तो वो भी मैं साथ ही डाल देती। अच्छा, वो भी आपने डाल दिया। चलिए, ताकि इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। वहीदा जी, आप ये रेसिपी जारी रखें, मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ फिर, ठीक है? और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आज हमारे किचन में बन रही है बलोची कढ़ाई, और ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। हम तो इसको इफ्तार में एंजॉय करेंगे, लेकिन इसके बाद हमारा सेगमेंट है हेल्थ टिप्स का। अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आन रमज़ान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अब है हम सब का एक फेवरेट सेगमेंट हेल्थ टिप्स का। फेवरेट क्यों है भाई? आपके फीडबैक से मुझे पता चल रहा है, इतने सवालात आ रहे हैं और आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं सेगमेंट को। अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने बात की थी स्लीपिंग पैटर्न्स पे और वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था सेगमेंट, क्योंकि नींद जो है एक बहुत ही ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर में एक और चीज़ भी आती है कि अक्सर नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हम लोग सोना चाह रहे होते हैं, दिन हो जाए रात हो जाए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नींद हमारी आंखों से कहीं गायब हो गई है, उझल हो गई है, जिसको इंसोम्निया भी कहते हैं। तो आज इस मौजू पे मैं गुफ्तगू करूँगी डॉक्टर वजाहत से और मैं जानूँगी कि ये क्या बीमारी है और इसका हल क्या है। बल्कि मेरे अपने भी कुछ सवालात हैं तो मैं वो भी पूछूंगी डॉक्टर वजाहत से। तो मैं बढ़ती हूँ और बुलाती हूँ, प्लीज़ डॉक्टर वजाहत आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक माशाल्लाह। आज ज़रा कुछ अलग अलग लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं बहुत और ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर बड़ा ठंडा ठंडा लगा। बाकी में इसकी तासीर जो है जरा वो ठंडी है, समरी और स्प्रिंग वाली है। तो मैंने कहा नहीं, आज हमसे ये पेयर करना चाहिए भाई। बाकी में बहुत अच्छा लग रहा है ये आप पे। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही है, कलर बहुत अच्छा है। थैंक यू और सो मच। बहुत सब कुछ ही बहुत अच्छा है। हमारी जो ट्रांसमिशन है, हमारे जो गेस्ट हैं, जो शेफ्स आते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, यकीन करें कि दिल करता है कि ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन आप देखें रमज़ान इख्तिताम पर ही है। सही बात है, इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गए। अच्छा वजाहत, देखें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्री में काम भी करते हैं, आपके पास हर तरह के पेशेंट आते होंगे। क्या आपके पास कभी कोई इस तरह के पेशेंट आए हैं जो अपनी नींद का मसला लेकर आए हों आपके पास? ओहो, ये आपने क्या बात कर दी जनाब। मतलब नींद बहुत ज़रूरी है। मसला इस वक्त कराची को तो छोड़ दे, पाकिस्तान को तो छोड़ दे, कराची के एक किस्म का जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। अच्छा। जनाब, आप जिस बंदे को उठा लें, पेशेंट को उठा लें, इंडिविजुअल को उठा लें, उसका ये मसला है कि मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, नींद नहीं आती और फिर सुबह देर तक सोते हैं। सही। जब देर तक सोते हैं, सुबह उठते हैं तो जनाब इतने बड़े बड़े मुंह सूजे हुए हो रहे होते हैं, आंखें सूजी भी हो रही होती हैं, लेजी होते हैं। सुबह जाते हैं काम पे, वहाँ पे भी जनाब वो लेजी और स्लीपी फील कर रहे होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे आज मैंने सोचा था कि बात करें, क्योंकि अब रमज़ान जा रहे हैं, बिल्कुल ईद आएगी, तो जितनी 2 नंबरियाँ होनी थी वो हो गई हैं, जितना और रूटीन फिर चेंज हो गई। हाँ, जितना रूटीन ख़राब होना था कर लिया है। ईद के बाद हम मिल के अहद करते हैं कि अपनी नींद को बेहतर करेंगे। और जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर डिसऑर्डर, तो हम इसको पेशेंट ही कंसिडर करते हैं। ठीक। तो इन लोगों पे हम बात करेंगे फिर आज। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं वजाहत कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्यों होता है कि नींद ना आना और आप सोना चाह रहे होते हैं फिर भी आपको नींद नहीं आ रही होती, तो क्या वजह है? देखो, बेसिकली अगर देखा जाए ना, हम नींद को खुद ख़राब करते हैं। अच्छा। हम अब ज़ाती तौर पे अपनी लाइफ स्टाइल को ख़राब करते हैं और उसके बाद हम अपनी नींद को हल्के हल्के बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अच्छा। इसमें दोस्तों का भी अहम किरदार हो सकता है, जो लेट नाइट आपके घर पे आके बोलते हैं मैं आ गया हूँ, बाहर आ जाओ। अच्छा। 12 बजे यार, कम ऑन, 12 बजे बाहर आ जाओ, तो फिर 3 बजे तक बाहर बैठेंगे। कुछ लोग बिला वजह 2-3 बजे तक चाय के होटल में बैठ के दूध पत्ती चाय पी रहे हैं। हाँ, चल रही होती है बिल्कुल, पूरी कैफीन बॉडी में जा रही है। इसी तरह अच्छा। आजकल ये एनर्जी ड्रिंक्स का बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। जी जी। इनके अंदर एक CNS स्टिमुलेंट होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जगा के रखता है। ओह, अच्छा। ठीक है, डॉक्टर्स तो बेचारे ये भी कहते हैं कि 6 बजे के बाद कॉफी ना पिए। अच्छा। लेकिन अगर आप आफ्टर 9 जिम जा रहे हैं, पहले भी मैंने ये बात की थी, मैं फिर करूंगा, जिम जा रहे हैं, प्री वर्कआउट्स ले रहे हैं आप, उसके अलावा चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जो ले रहे हैं, जो आजकल हर बच्चा ले रहा है। आजकल तो बच्चे भी ले रहे होते हैं। बिल्कुल, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का इतना कॉन्सेप्ट आ गया है, बिला वजह भाई सोते हुए तो आपको एनर्जी ड्रेन करनी चाहिए। आप 8-9 बजे एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं तो आप पूरी रात फिर फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए जो है ना, हम अपने इस नींद के जो पैटर्न को खराब करते हैं। सही। फिर 1-2 हफ्ते के बाद आप प्रॉपर रात को जागते हैं जैसे आपकी सुबह हुई है। अच्छा जी, जो वालदाएं आती है ना ऐसे बच्चों को लेके बेचारी रो, कहती है डॉक्टर साहब अजीब हो गया ये। मैं कहता हूँ क्या हो गया? कहते 10 बजे सबसे ज्यादा फ्रेश लगता है ये रात को, और 11 बजे और फ्रेश लगता है, और रात के 3 बजे तो ये बिल्कुल लगता है इसकी फजर हुई है। मतलब जैसे वो नींद है ही नहीं, बिल्कुल बजाय सोने के आप फ्रेश हो गए हो, नींद ही गायब हो गई। उल्टा है, समझ लो कि आप USA के टाइम पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जैसे जैसे सुबह जागने का टाइम आता है, हम लोग सुबह उठ के काम पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ऐसे लोग शहजादे,
शहजादा बोलते हैं ऐसे लोग शहजादे। सोने जा रहे होते हैं जनाब कि चलो अब सो जाए। और तो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मैंने सोचा कि अब रमज़ान जा रहे हैं, सख्ती से वापस आते हैं। अच्छा वजाद, एक और मेरा सवाल है, ये जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, मैंने ये देखा है और सुना भी है कि अक्सर लोग डॉक्टर से रब्ता किए बगैर जब वो खुद फील करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है या कमी है, तो वो खुद लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा। और ऐसे भी हैं कि जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही ले रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी डोज खुद बढ़ा देते हैं कि हम खा तो रहे हैं लेकिन इसका असर नहीं हो रहा, तो वो एक की जगह 2 लेना शुरू कर देते हैं। जी, ये मैं आज इस बात को अनफोल्ड कर ही देता हूँ। अच्छा। डॉक्टर कभी भी स्लीपिंग पिल्स को, जो बेंजोडाइजेपिन होती है, नींद की गोलियां, जो हम ख्वाब आवर, कभी भी कोई डॉक्टर जो है ना, अच्छा 14 दिन से ज्यादा वो टैबलेट्स नहीं देगा, कभी भी नहीं मतलब देगा। सिर्फ हाँ, 14 क्योंकि दिन। हमारे मेडिसिन में डॉक्टर्स को ये अलाउ ही नहीं है कि आप स्लीपिंग पिल्स को 14 या 15 डेज से ज्यादा प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, हम देते हैं, बहुत कम देते हैं, अब तो नई टेक्नोलॉजी में तो बहुत कम दे रहे हैं हम। तो हम डॉक्टर पेशेंट को बता देते हैं कि आधी टैबलेट खानी है, अच्छा। 7 दिन खानी है, फिर वापस आना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसकी लत लग गई तो बिल्कुल। ये फिर टॉलरेंस बढ़ेगी, ये आधी गोली खाएगा, 10 दिन के बाद इसको फिर बोलेगा यार आधी में नींद तो आ नहीं रही। तो अब इंसान की चलो फितरत है, चाय में चीनी कम लगती है तो हम क्या करते हैं, और फिर और सिंपल ये कहते हैं कि भाई बढ़ाते चीनी जाते डाल दो हैं, चीनी इसमें। डाल दो, तो सही हम, बात है। हमारी फितरत ये है, हम कहते हैं यार पूरी गोली खा लेते हैं, पूरी टैबलेट खाते हैं, 20 दिन हम कहते हैं हाँ मजे की नींद आ रही है, सुबह फ्रेश हो रहे हैं। अब अच्छा। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो एक गोली भी काम नहीं करती, अच्छा। फिर हम उसको 1.5 करते हैं या mgs बढ़ाते हैं या 2 गोलियां करते हैं। फिर ऐसो के ना अपने डॉक्टर्स भी होते हैं हमारा, मैं आपको बताऊं, मतलब जो- फैमिली में ही है? हाँ, ये जो आस-पास दोस्त है, बाप? ये तो मुझे मिल जाए ना कसम से, मैं तो बताऊं भाई कैमरे के बच अंदर के से आ जाऊं आप। रहे डॉक्टर वजाद से तो। हर फैमिली में ना एक डॉक्टर होता है जो बगैर किसी माशाल्लाह डिग्री की दवाइयाँ तजवीज़ करता है। वो कहता है इससे नींद नहीं आती, ये वाली खा लो, ये खा लो, इतनी खा लो। बस वो फिर प्रिस्क्राइब ड्रग्स की तरफ चला जाता है, एडिक्शन होती है, और फिर ये सिचुएशन बनती है जो आपने सवाल किया कि गोली की तादाद बढ़ती है और उसके बाद उनमें भी नींद नहीं आती, फिर गोली के ब्रांड्स चेंज होते हैं। अच्छा। फिर जनाब कॉकटेल होती है, 2 से 3 खा ली और 6-8 महीने के बाद तो उनका जो हाल होता है ना, हमारा, मैं आपको बताऊं, गोली खा के भी नहीं सो पा रही होती ख़वातीन, खास तौर पे इस चक्कर में लग जाती हैं क्योंकि एनर्जी निकल नहीं रही, बर्न हो नहीं रही, टैबलेट ले ली है, एक अजीब सी जंग छेड़ देते हैं आप घर में। अच्छा वजाद, यहाँ ये भी है कि जिस तरह आपने स्लीपिंग पिल ली, आपको आसानी से नींद आ गई, फिर आपने, हालांकि आप बता रहे हैं कि 7 डेज के बाद गैप देना होता है, आप हमारे पास आए फिर आप बताएंगे अपने पेशेंट को, और वो फिर दोबारा से ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एक आसानी का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि बिल्कुल। मतलब सोने में भी एक टाइम लगता है, आपको एक वक्त चाहिए होता है, तो फिर उन्हें आसानी का रास्ता चुना और वो एक की जगह फिर 1.5 या फिर 2 करके उनकी पिल्स फिर बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल तो यहाँ पे थोड़ी सी इनको कोशिश करनी होगी कि वो अपनी हैबिट में वापस जाएं, अपने आप को सही करें, ना कि ये दवाइयाँ खाते रहें। टैबलेट्स कोई जो देता है ना, खासतौर पर साइकियाट्री में, तो इसलिए देते हैं ताकि आप वक्ती तकलीफ से निकले। मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी आंखें फटी फटी हैं, सुबह काम पे जाना है, चलो भाई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वैसे तो अब देते ही नहीं है, हाँ, लेकिन क्या करते हैं हम फिर भी देते हैं। तो ये प्लान होता है कि 8-9 दिन के बाद तुमने इस गोली से निजात हासिल करनी है। अच्छा। ये नहीं होता जिस तरह आपने बात की ना कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि टैबलेट खा के सोते हैं। हाँ। अब नींद क्यों आएगी? नींद जब आएगी जब आप थकेंगे, ऐसा ही है सही ना? बात है, जब नींद थके कभी होते भी हैं, फिर आपको सही नींद नहीं आ आती है। सकती जब तक आपकी थकन ना हो। बॉडी जब तक नहीं थकेगी वो सिग्नल ब्रेन को देगी, आप सोएंगे, आप थक रहे नहीं हैं और आप अपने आप को डोप कर रहे हैं, दवाइयों से अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, तो फिर 20 दिन के बाद आप पहले थकने की तरफ तो जाए ना। सही। टैबलेट से बेहतर ये डॉक्टर का यही प्लान होता है कि आप 8-9 दिन में जब नींद पूरी करें, क्योंकि नींद ना आने की कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे नोजिया, आपको हर वक्त नोजियाटिक फीलिंग्स होंगी, काम में दिल नहीं लगेगा, आप उठेंगे बैठेंगे ऐसे जैसे कोई 70 साल की आपकी एज है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ 70 वाला भी फिट होना चाहिए, लेकिन एक मिसाल है, ठीक है ना, यूं करके ऐसे देखते उसको नींद आने लगती है लोगों को कि यार ये कैसा आदमी ऑफिस में बैठा हुआ सबको सुला रहा है, ठीक, और इसके साथ साथ सर में दर्द होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पे उसको जनाब वो किसी चीज़ की टॉलरेंस जो उसकी वो मर जाएगी। फिर और अगर एक बात तो 2 बातें करूँ, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी नींद में आते हैं। वो कहते थे अ गुड नींद की मॉर्निंग, कमी की वजह से, नींद की कमी, वो कहते थे कि अ गुड मॉर्निंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लास्ट नाइट स्लीप।
ओह, ठीक है ना। गुड, सही। अच्छी मॉर्निंग जब भी नजर आएगी आपके चेहरे पे जब आप सोएंगे। अच्छा, तो बस ये है। बाकी एक डॉक्टर की हैसियत से मौका मिला है हमारे आन के जो नाजरीन हैं उनको बताऊं कि मेलाटोनिन एक दवाई है जो पूरी वर्ल्ड वाइड में दिमाग के लिए सूदिंग इफेक्ट्स के लिए दी जाती है, जो अच्छा। इसमें कोई एडिक्शन नहीं होती, वो हम ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं, हम देते भी हैं, उसका फ़ायदा है, सही। सुकून मिलता है, लेकिन उसके साथ भी वॉक करें, मतलब घर के मस्ट काम कोई करें। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह आप बहुत करें, जरूरी। वॉक करें या एक्सरसाइज वगैरह करें, बिल्कुल। तो सेहत के लिए अच्छी है। फिर बिल्कुल, अब रमज़ान जा रहे हैं, ईद के बाद है, बिल्कुल इस बात में अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए। सुबह उठे, रात को टाइम सोएं और मज़े से ज़िंदगी को बस। एंजॉय करें। और यही मकसद है सेगमेंट का कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। और अब मैं जा रही हूँ किचन में ज़बरदस्त सी बलोची कढ़ाई देखने, क्या खुशबू यहाँ पे फैली हुई है कि क्या करें, जी ललचा रहा है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा हमें अफ्तार तक। अच्छा, आप एक दफ़ा बता दें आपने क्या किया था जब मैं आपको छोड़ के गई थी? हाँ, मैंने टमाटर का पेस्ट डाला था, उसको भून लिया था, थोड़ा पानी खुश्क हो गया तो फिर दही एक प्याली फेंटी हुई जी, वो डाल दिया, फिर ठीक उसको ढक दिया 5 मिनट के लिए ताकि अच्छा। उसमें हमारी चिकन गल जाए। सही। फिर उसको उसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच काली मिर्च पीसी डाल के फिर उसको भून लिया और हल्की अच्छा। आंच पे उसको भून लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हरा धनिया और अदरक और कसूरी मेथी हमने थोड़ी सी डाल के और हरी मिर्चें बारीक काट के उसको ढक दिया ताकि वो खुशबू उसमें दम जैसे दम वाली आंच पे रख दिया। तो वो फिर अब हमारी ये तैयार है और बहुत अच्छी लग रही है देखने में। गरम गरम नान के साथ आप खाएं तो बहुत ही मज़ेदार, साथ ही सलाद और गरम नान। और क्या बोलूं कि बहुत शुक्रिया आपका, ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की। दिल भी चाह रहा था काफ़ी दिनों से कढ़ाई खाने का, आज यही कढ़ाई खाएंगे हम। बिल्कुल। और मैं यही बोलूँगी कि आप यहाँ पर आईं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी बता दें कि आपको कैसा लगा यहाँ आके। मुझे बहुत खुशी हुई, सबके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने का मौका मिला, आपसे मिलने का बहुत शौक था। अल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो बस बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपसे सीखने का मौका मिला। मैंने बलोची कढ़ाई आपसे सीख ली, झटपट बनने वाली कढ़ाई है ना, जल्दी बन गई। वही ना, टाइम नहीं लगा। और आपका जो आप मुझे कह भी रही थी कि आपके यूट्यूब चैनल का खास मकसद ही यही है कि आप रेसिपीज को बहुत आसान कर देती हैं, आसान तरीके से सिखाती घर के हैं। मसालों से जो घर में मौजूद होते हैं उसी से मैं यहाँ रेसिपी बनाती उसी से ही आप अपने जायके निकालती हैं। वाह, बेहतरीन। और बहुत सारी दुआएं हमारे आपके साथ। आपने जो एक छोटा सा भी काम शुरू किया है, जाहिर बात है काम छोटे से ही शुरू होता है। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। आपका यूट्यूब चैनल जो है, बस घर बैठे आप लाखों कमा रही हो। और जो आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं फूड का, जब भी बिल्कुल शुरू किया है, तो उसमें भी अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे इंशाल्लाह। बहुत चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, अब टाइम हो गया है ब्रेक का। आपने देखा भाई क्या कढ़ाई बनी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब टाइम हो गया एक ब्रेक का, हम ले रहे हैं ब्रेक। देखते रहिए आन रमज़ान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अब बारी है हमारे झटपट रेसिपी की। झटपट सेगमेंट, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ झटपट रेसिपी। और आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ मशरूम स्पाइसी नूडल्स। बहुत सिंपल, जैसे मैं हर दफ़ा कहती हूँ, सिंपल इसलिए कि झटपट सेगमेंट का मकसद ही यही है कि रेसिपीज़ को और आसान तरीके से आपके साथ मैं शेयर करूँ। और मेरी जो सबसे ज़्यादा कोशिश होती है वो यही होती है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही हों जो कि लोकली हमें आसानी से मिल जाते हैं। अक्सर अगर मैं कोई इस तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ करती भी हूँ तो मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ कि मैं कर रही हूँ तो आप इसकी जगह कुछ और कर लें, लेकिन बनाएं ज़रूर, ट्राई ज़रूर करें। और यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा भी करूँगी कि आप लोग इस सेगमेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपका जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत से कमेंट्स आए हैं, उन्होंने कहा कि हमने आपकी रेसिपीज़ ट्राई की हैं और बहुत अच्छी बनी हैं। और यकीन जानें कि मुझे काफ़ी रेसिपीज़ बताई जा रही हैं, डिशेस मुझे बताई जा रही हैं कि आप ये भी बना के सिखाएं। तो इंशाल्लाह बस वही है कि हमारा जो एक सफ़र है आपके साथ रमज़ान तक है, चांद रात तक है, उसमें मेरी यही कोशिश है कि जितना मैं बना सकूं आसान करके आपको सिखा सकूं तो मैं सिखाऊं आपको।
और अब बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। तो जो हम आज बना रहे हैं मशरूम स्पाइसी नूडल्स, इसके लिए देखें जो टिन मशरूम्स होते हैं वो मैंने लिए हैं, इसको स्लाइस्ड कर लिए थे। आप चाहें तो आप फ्रेश मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप टिन वाले कर लीजिएगा। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, हम जो भी चीज़ पकाते हैं उसमें क्या डलता है, ऑयल डलता है। और जब बात आती है ऑयल की तो यहाँ पे मैं डालूँगी डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ डालडा वहाँ ममता। और एक ख़ास बात कि रमज़ान में डालडा ख़ास तौर पे एक बड़ी स्पेशल ऑफ़र लेकर आया है, स्पेशल पैकेज लेकर आया है अपने सार्फिन के लिए, क्योंकि डालडा को अपने सार्फिन की फ़िक्र है और हमेशा से ख्याल रहा है डालडा को अपने सार्फिन का। मैंने यहाँ पे डालडा ऑयल शामिल किया। अब मैं इसमें डालूँगी चॉप लहसुन। ये जो लहसुन है, ठीक है, ये ताज़ा है, इसको अभी चॉप किया है। और आप भी चॉप लहसुन इसमें शामिल कीजिएगा, पेस्ट ना इस्तेमाल कीजिएगा। या अगर आप उस टाइम फ्रेश बनाएं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले से बना के रखा हुआ पेस्ट यूज़ ना कीजिएगा। चॉप गार्लिक इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारा जो खाना होता है उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। इसको हम सौते करेंगे। और जो ये मशरूम है ये मैं अब इस स्टेज पे डालूँगी। मैं थोड़ा सा ज़रा इसमें खूबसूरत सा एक कलर आ जाए, लेकिन ध्यान रखना है कि जल ना जाए ये। और ये मैंने मशरूम इसमें शामिल कर दी हैं। इसको भी इसके साथ ही पका लेंगे। और मशरूम के साथ जब गार्लिक, दोनों चीज़ें जब साथ में पकेंगी तो बड़ा, जैसे क्या कहते हैं, एक गार्लिक का अरोमा आ जाएगा मशरूम्स में, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तकरीबन इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। और आंच जो है यहाँ पे चूल्हे की आग वो मीडियम है, दरमियानी आंच पे मैं पका रही हूँ। बहुत तेज़ भी नहीं है और बहुत आहिस्ता भी नहीं है। अच्छा, नूडल्स यहाँ पे ये स्पैगेटी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये आधा पैकेट मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं मेरे पास, उसमें शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, बाकी मसाले हैं और सॉसेस हैं, ये मैं अभी ऐड करूँगी, फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे यहाँ पे, ताकि एक अच्छा सा एक अरोमा, एक फ्लेवर इसका आ जाए। और अब मैं इसमें ये, अच्छा, सब्जियां मैं बाद में शामिल करूंगी एंड में, ताकि एक क्रंची सब्जियां रहें, और नूडल्स में क्रंची वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ सॉसेस। ये है ऑयस्टर सॉस, चम्मच छोटा है, अगर आप टेबल स्पून लेंगे तो आप 2 टेबल स्पून डालिएगा, टीस्पून है इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। और ये है सोया सॉस। इस इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है कार्ड आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिया जाएगा। ये चिली सॉस है। इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे ये देखें, इसको क्यों पकाना है हमने, कि जो हमने ये तीनों सॉसेज ऐड की हैं, 3 अलग अलग सॉसेज हैं। अब जब ये पकेंगी, इनका फ्लेवर जब एक साथ जाएगा तो आप समझें कि एक 4th फ्लेवर निकलेगा, इसलिए थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। आप इसको 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट आप इसको पकाएं। और अब बारी है सब्जियों की, मसालों की। क्या पहले डालें, वैसे क्या पहले डालते हैं? पहले हम डालेंगे ये नूडल्स इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो शामिल करूँगी। ये है काली मिर्च, मैंने यहाँ पे ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है। आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आएगा, इसलिए कोशिश करें कि ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च शामिल करें। और ये है सफ़ेद मिर्च, जिसको दक्कनी मिर्च भी बोलते हैं, ये इसमें मैंने शामिल कर दी है। यहाँ पे ये है चिकन पाउडर, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं,
इससे बड़ा एक अच्छा सा एक अरोमा आएगा, स्पाइसी टच। और अब बारी है नमक की। ये मैं नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसको अब मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं चूल्हा इसका तेज़ कर रही हूँ। अच्छा, अब सब्जियां रह गई हैं, सब्जियां मैं शामिल करूंगी, लेकिन पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ। जब हमने मसाले शामिल किए हैं और जो मशरूम के साथ हमने एक सॉस तैयार की है, ये अच्छी तरह से इसमें पक जाए, फ्लेवर नूडल्स के साथ आ जाए इसका। लेकिन बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं पकाना। आपको पता है नूडल्स की तो कुकिंग बहुत जल्दी होती है। बस आपने नूडल्स उबाले, सब्जियों की कटिंग करके रखी हुई है, बस फिर कुकिंग का काम इसका फास्ट होता है। ये इस तरह से। और अब मैं इसमें सब्जियां शामिल करती हूँ। ये शिमला मिर्च और ये भी हरी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ज़बरदस्त से मशरूम स्पाइसी नूडल्स तैयार हैं। चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद और अब बारी है इसको डिश आउट करने की। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। देखा कैसे झटपट बन गई। आप इसको हर चीज़ नूडल्स उबाल के रखें, कटिंग हुई वेजिटेबल्स की, आप ये सारे काम अफ्तारी के बाद इस तरह आज कर लें और कल अफ्तारी के लिए आप फटाफट बना लें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी हमारी। और अब टाइम बनता है एक ब्रेक का। मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आप देख रहे हैं आन रमज़ान की ट्रांसमिशन और मैं हूं डॉक्टर वजाहत और शेफ़ अम्मारा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये अभी जो पहले कढ़ाई बना के गई हैं, इनको हम पे रहम नहीं आया? इतनी खुशबू और इतने मज़ेदार कढ़ाई, और अभी रोज़े का टाइम है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा जल्दी से टाइम पास कर लें। इंतज़ार तो करना पड़ेगा। हाँ, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम अभी है। बिल्कुल। और आज आप जानते हैं वजाहत, आज कौन आ रहा है? कौन है वो सेलिब्रिटी गेस्ट? अरे छोड़ दें, मैं तो बस बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो आए हैं हमारे घर में। वाकई में चार चांद लगाने। और अगर थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी, थोड़ा ही बताऊंगी, क्योंकि हमने भी बहुत सारी बातें करनी है कि माशाल्लाह वो जब आए मीडिया इंडस्ट्री में तो क्या कमाल का काम किया उन्होंने। और एक फिल्म हिट हुई, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, बस फिर ये सफर चलता ही गया उनका। हमने सुना था कि सचिन तेंदुलकर सेंचुरीज लगाते हैं, बाबर आजम सेंचुरीज लगाते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री के बाबर आजम है। वाकई में यहाँ तो फिल्म की सेंचुरियां लगी हैं। 100 फिल्में तो ऐसे ही कर देते हैं जनाब। वाकई में। और इसके अलावा जहाँ पे उन्होंने मीडिया में काम किया, एक सेंसेशन फैला दी पूरे पाकिस्तान में। उनका जो स्टाइल था, और खास तौर पे बालों का स्टाइल, मतलब हर कोई अडॉप्ट करता था, दूर से नजर आता था। अरे हर कोई अडॉप्ट किया, बाल बढ़ा रहे, ग्लासेस लगा रहे हैं। उनमें से मैं भी था, आपस की बात है। अच्छा। हाँ जी, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, वो स्टार ही ऐसे हैं कि जिनका फैन होना जो है वो काबिल, मेरे लिए तो फख्र है। वाकई में सबके लिए फख्र है। तो फिर बुला लेते हैं वजाहत। बुला लें भाई, आप ही बुलाए, मेरे तो जनाब गूज़बम्स आ रहे हैं। तो प्लीज वेलकम करेंगे बाबर अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बाबर भाई? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतने खूबसूरत अल्फाजों से आप लोगों ने, मैं तो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सेंचुरी करा दी आपने। भाई आप डिजर्व करते हैं, आपने जो काम किया है
यकीन करें कि इतना बड़ा गैप छोड़ दिया आपने, आने वाले जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो आज तक सही मायनों में सेट ही नहीं हो सके देखा जाए। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक, देखने वालों को रमज़ान मुबारक। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। बेशक। डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमारा साहब बैठी हैं कि जो काम इंसान अपनी खुलूस नीयत से करे वो उसमें अल्लाह ताला चार चांद लगाई देते हैं, बेशक। हर वो इंसान किसी भी फील्ड में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कोशिश की कि अपने हर काम में पूरी दयानतदारी के साथ वो काम करूं और फिर उसका मुझे जो सिला अल्लाह पाक ने कामयाबियों की सूरत में दिया। तो कोई भी फील्ड हो, कोई भी जगह हो, तो आप अगर खुलूस नियत से करें तो अल्लाह मियां आपको उसका सिला देते हैं। सही बात है, सही अच्छा बात है। बाबर भाई, ये बताएं, रमज़ान का महीना है, आपको पता है हर घर में एक अलग ही रौनक होती है, कोई शक नहीं। तो आपके घर में क्या रौनकें होती हैं खासकर रमज़ान के महीने देखिए, में? मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक और रमज़ान हमारा हमें देखने को नसीब हुआ। बेशक, आमीन। और ये तमाम मुसलमानों के लिए एक खुशी का बायस होता है कि हमें इस महीने हमें मिलना बहुत बड़ी बात है और हम इसमें अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के साथ साथ उसके बंदों के साथ भी ज़रा सुलह रहमी करें, उनको भी उस प्यार और मोहब्बत में शरीक करें। रही बात तो किस तरह गुजरता है, तो आम इंसानों में भाई हाँ, मैं कोई टमाटर आम इंसान है, मतलब पकौड़े बनाते हैं। हाँ, मैं कोई पकौड़े या टमाटर नहीं काटता। किचन में मतलब अफ्तारी में कुछ बना रहे होते हैं। होता हूँ अमूमन, मैं घर पे नहीं होता, मैं कामों पे ही होता हूँ। ये जैसे अभी मैं लाहौर में नहीं हूँ, कराची में हूँ, मैं मुख्तलिफ सेट्स पे होता हूँ, काम कर रहा था। आखिरी के 5-6 दिन वो मेरे घर पे होते हैं। अच्छा। ये शुरू में भी कोई मिल जाए या बीच में कोई मौका मिले तो मैं फ्लाई करके घर में जरूर जाता हूँ। लाहौर। अच्छा। दस्तरखान लगाने की हद तक मुझे बड़ा शौक है। अच्छा। ये मैं सच कह रहा हूँ आपसे, दस्तरखान लगाना, उसको देखना, हम जमीन पे बैठ के खाते हैं। जबरदस्त। सिर्फ वालिद साहब को ऊपर बिठाना पड़ता है क्योंकि अब एज ऐसी है तो उनके लिए जरा मुनासिब नहीं है नीचे बैठना, अदरवाइज हम सब जमीन पे होते हैं। बहुत तो उसको सेटिंग वेटिंग करना तो बेगम की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। अरे वाह। किचन के अंदर वाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, आपकी बाहर की जिम्मेदारी है कि सेट मैं किस उसको खुद तरह मॉनिटर करना कर है। लेता हूँ, मैं खुद भी। और फिर जब ये नहीं है, और जब नमाज अफ्तारी जब हो जाए, आप जब अफ्तारी कर लें, नमाज पढ़ लें, उसके बाद उठाने वाले में मैं भरपूर हिस्सा लेता हूँ। क्या बात है। एक दाना डॉक्टर साहब मैं नीचे नहीं छोड़ता। क्या बात है। एक दाना भी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। खूबसूरत बात है। अच्छा बाबर भाई, अब आपने जिस तरह भाई एक सेकंड, ऐसे ही फिट नहीं है हमारे बाबर भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। ये काम जो सिर्फ जिम में की नहीं है, ये हमारे जो लड़के ना, जो हैंडसम बनने की शौक है, घर में दस्तरखान उठाएं, छोटे मोटे काम करें ताकि अच्छा, बंदा मैं आपकी चलता बात फिरता करूँ रहे। डॉक्टर साहब, बढ़ा देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी स्टार्ट में मैं बैठा आपको सुन रहा था। जी जी जी। पिछली ब्रेक में आप एक बात कर रहे थे नींद के हवाले से। जी जी तो जी। मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो सर, मैं जरूर, कुछ जरूर। ऐड कर देता हूँ। जी जी। फिटनेस, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, कायनात को तख्लीक किया, ये मुकद्दस महीना है, तो हम उससे रिलेटेड बात करें और उसी से हम क्यों ना, क्योंकि हर चीज़, साइंस भी तो कुरान पाक से निकला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप तो खुद डॉक्टर हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूं कि हमने ना अपने निज़ाम को जो अल्लाह ने बनाया उसको खुद ख़राब कर दिया। अल्लाह ने फजर बनाई, फिर जोहर, असर है, फिर मगरिब है, फिर इशा है, फिर हमें तरतीब ज़िंदगी दे दिया। सही बात। अब हमें हुक्म है कि रात इशा के बाद घरों से बाहर ना निकलो। अब आप देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यहाँ बैठा किसी की दिलदारी नहीं कर रहा। जी जी। हमने वो महफिलें लगा ली रमज़ान में स्पेशली, हाँ। और रात के ये चलेंगी सहरी तक। सही जबकि बात। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, महफिल हो, कुरान पढ़ने की, कोई नात पढ़ने की, या कोई ऐसा वाकई में। ऐसी जिक्र हो जाए, जिक्र हो जाए तो हमें अल्लाह कुछ का समझ जिक्र आता हो। है। सही बात। उसको भी आपको हुक्म है कि आप कुछ पहर सो लो ओहो, और फिर उठ अच्छा। के आप सहरी करो। देखिए जरा। आप जागते जागते सहरी कर रहे हैं, हम लोग देखिए उस नफ्स को, उस अपने आप को उस पर कंट्रोल करना। आपने कुछ लम्हे सो के उठने पे जो कुर्बानी है ना अपनी, अपने आप की, अपने नफ्स की, अपने आप की, जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने क्रिकेट खेल रहे हैं, हम मुख्तलिफ गेमों में, हमने मोबाइल पकड़ा है, हाँ जी। और फिर हमने बेतरतीबी, जो आप नींद की बात कर रहे हैं, जब हमने रातों को इन चीज़ों पे कन्वर्ट कर दिया तो हमारा निज़ाम, हमारे चेहरे, हमारा डाइट, हमारा उठना बैठना, हमारी फिजिक, ऑटोमेटिकली हम उस फिजी ड्रिंक्स की तरफ, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, फिर वो दिलदारी वाली बात होगी। बेशक, सही बहुत से प्रोडक्ट है, मैं किसी को नहीं बुरा कहता, हमने खुद सिलेक्ट करना है कि हमने सही ताज़ा कह रहे चीज़ क्या खानी है, नेचुरल क्या खाना है और फेक क्या है। और यही अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को हमने आगे से तलकीन भी करना है। क्या बात है। ये देखिए ना, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो नजर आते हैं ना। अब बाबर भाई की जो पर्सनैलिटी है थ्रू आउट, मैं तो तारीफें करता रहूंगा, मैं साफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप पहले सवाल कर लें, वरना मैं तो फैन हूँ, आपको पता है, मैं तो खड़ो के सेल्फी नहीं, बजाय मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि माशाल्लाह जो भाभी हैं उन्होंने बहुत कोर्सेज किए हैं डिफरेंट कुजीन्स के, पता है। और बहुत अच्छे खाने बनाती जी, हैं। मेरी आधी तनख्वाह लग गई है सब।
इससे पूछे जरा। लेकिन फिर खाने भी तो बहुत मजे मजे के अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाती है ना। मैं आपको मैं बताऊं कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना, और फिर देखें प्यार मोहब्बत की शादी हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मर्द जो है ना एंड पे आके उसको खाना तो चाहिए होता है, जो मर्जी हो अच्छा जाए, खाना, अच्छा खाना वो तो सही लाजमी बात। चाहिए। वो आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी मोहब्बत हो जाए, खाने पे आके मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड रहा हूँ शुरू से। अगर अल्हम्दुलिल्लाह। देखें तो अपनी वालदा मोहतरमा, और फिर मुझे वाइफ, अच्छा। और वाइफ ने पहले ही उसको खाना अच्छा आता था बनाना उनको, लेकिन ऊपर से उन्होंने जो मुख्तलिफ कोर्सेज किए खानों के, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिन को बोलना नहीं पड़ता क्या, मतलब अच्छा। मैं तो यही कहूँगा कि मना सलवा ही होता है वो। अरे, मतलब वो वाह, खुद ही वाह, कुछ ना वाह। कुछ नई चीजें बना रही होती हैं। हर दिन माशाल्लाह। हालांकि मेरी एक आदत है, मैं आज आपके प्रोग्राम में शेयर करूं, कुछ जी। और प्रोग्राम्स में मैंने बात कर चुका हूं कि मैं डायरेक्ट खाने वाला आदमी हूं। कुछ लोगों को अच्छा। शौक है, वो पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, और जी, भी जी। मशरूबात पीते हैं। पीना चाहिए, क्यों ना, उनकी मर्जी है, बिल्कुल पिए। सही बात। मैं ये नहीं कहता कि मेरी आदत अडॉप्ट करें। मैं डायरेक्ट खाना खाता हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा। अच्छा। डायरेक्ट चपाती हो या चावल बने हो, शहरी में सिर्फ चपाती होती है, अफ्तारी में चावल या चपाती जो मिल जाए मैं खा लूँ, अच्छा। लेकिन डायरेक्ट खाना। डायरेक्ट खाना। सही। पानी आधा गिलास, खजूरें 2, और खाना डायरेक्ट खा लेते हैं आप। जी डायरेक्ट माशाल्लाह। माशाल्लाह, मैं नहीं खाता माशाल्लाह। पकौड़ा, मैं नहीं खाता समोसा। नहीं, और मैं नहीं। बाकी में वजह माशाल्लाह देखेंगे अभी भी इतने एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, हाँ, हाँ, स्मार्ट है, अपने आप और को ये इतना एक दिन अच्छा का रखा नहीं है। है, सही बात है। हाँ, और मतलब एक रौनक अच्छा, है। मैं फिर ऐड करूं, पता नहीं आपका कॉन्सेप्ट कुछ और, मैं कुछ और बोलने नहीं, लगा। नहीं, नहीं, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा कह है। रहा हूँ, देखिए हम इस बात पे स्ट्रिक अगर हो जाए ना, हमारी ये कौम, हम लोग, हम मुसलमान, हाँ। और खूबसूरत कौम है हमारी, मेरा सही अल्लाह कह जानता रहे हैं, है, वाकई मोहब्बत में। करने वाली, आपको चाहने वाले, आपको प्यार देने वाले, इज्जत देने वाले, सही बात। वाकई में। बदकिस्मती से कुछ माहौल चल रहे हैं पाकिस्तान के। दुआ करते हैं अल्लाह उस भंवर से हमें निकालेगा, इंशाअल्लाह। और अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और माह रमज़ान के तवस्सुत से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से सही बात है। कि पाकिस्तान में खुशहाली आए आमीन। और महंगाई जो है ना कम हो जाए, ताकि हर घर खुश खुश हो। क्या बात। आमीन। तो हमने जो अफ्तारी और सहरी के बीच वाले जो टाइम है ना, मैं गुजारिश करूंगा अपने देखने वालों को, आप लोगों के तवस्सुत से, कि प्लीज़ खुदारा आप उस दौरान ना कुछ ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स, मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि लाइनें लग गई हैं। सही बात। नॉर्मल डेज में नहीं होती। बिल्कुल। देखिए ना, हमारा साहबा होता ये है कि बहुत ज्यादा खा लेने से सही। पेट की बीमारियां डॉक्टर साहब से बेहतर कौन बिल्कुल समझेगा। जनाब, बिल्कुल। फिर वो डॉक्टरों की तरफ जाते हैं, फिर डॉक्टर तंग आ गए बता कर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर एक हिस्सा है मैदे का, उस हद तक पानी पिए ना, हम ये 6 देखें से आप। 8 गिलास पी लेते हैं। यह मैंने वीडियो अपनी आंखों रिकॉर्ड से देखा है। यह वीडियो रिकॉर्ड करके ना मुझे भी दे दे, मैं क्लिनिक मैं पे तो लगा आप दूंगा। क्या किसी बात अफ्तारी पे चले जाएं, की देख है। लें। बहुत अच्छी मुझे बात। तो यकीन नहीं आता एक बंदा इतने ड्रिंक कैसे पी सकता है मतलब भाई। इस तरह सही वो बात खुल है। के और फिर साथ खाना भी ही आप खा पिए रहे जा रहे हैं, होते जी हैं पानी पिए जा रहे हैं, ठीक है। जी। खुश्क साली थोड़ी थी भाई। और खासकर बाबर भाई सहरी में भी जब वो रोजा बंद हो रहा था और एंड टाइम पे पानी की बोतलें जा रही मैं तो होती जी हैं लाहौर अंदर। से आया हूँ, लाहौर में था मैं शुरू के 3-4 रोजे, तो बहुत प्लेजेंट है। और कराची भी मुझे बेहतर लगा, वो वाली गर्मी नहीं है। लेकिन बिल्कुल। लाहौर इस्लामाबाद दोनों जगह बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छा लगा। 2-3 रोजे मेरे इस्लामाबाद में, 2-3 मेरे लाहौर में गुजरे। अच्छा। वहाँ तो सर्दी बहुत थी, लाहौर में प्लेजेंट बहुत है, और यहाँ भी काबिल कबूल है। सही। तो हम ब्लेस्ड हैं थोड़े। जी, इस दफा बार शुरू रमजान। के जो रोजे थे यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। और अभी भी कुछ वो नहीं हुआ। हाँ, अभी भी वो नहीं कि पसीना आना शुरू हो जाए और हाँ, बुरे बस हालात हो अब जाएं। आस्था तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं। तब तक हम निकल चुके होंगे। तब्दीली आ रही है। हाँ, अल्लाह खैर करेगा। आमीन, अल्लाह करे। अच्छा चले, बाबर भाई, मैं आपको बाबर भाई बोल सकता हूँ यार आप कुछ भी बोल रहे हैं ठीक है। डॉक्टर साहब, आप इतने अच्छा अच्छे जी। अल्फाजों में बात कर रहे हैं, इतने अच्छा, आप दोनों इतना अच्छा होस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये अच्छा। तरीका भी यही होना चाहिए होस्टिंग का। सही बात है। बस आपको देख के ना मुझे पुरानी कुछ बातें दिमाग में आज से स्टार्ट वहीं से लेते हैं। पुरानी नई सारी कर रहे हैं आप। ये जो स्टाइल था, लंबे बाल, एक खूबसूरत सफ़ेद रंग का चेहरा और उसके ऊपर से फ्रेश एक्टिंग, ये अडॉप्ट किया था, ये नेचुरल था? देखिए यार, कोई भी चीज़, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन तो थे नहीं, सही बात। आज भी नहीं है। तो ये नए नए बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। सही बात। मेरे दौर में तो भाई वो एक भारी सा फोन आया था, नाम नहीं लेता, उठाते वक्त ना मैंने अब्बा जी से कहा भी, आया नहीं, मैं कहा भैया खबरदार फोन नहीं लेना। हाँ अब्बा जी फोन आंदा है, मैनू सैट ते कर लेना, खबरदार नहीं चाहिए मैं फोन। फोन भी ऐसा ना पूरा ब्रीफकेस उठा के आप जा रहे हैं। जी। तो वो दौर वो थे भाई। अब टेक्नोलॉजी है कि आप यहाँ बैठे हैं तो आप हज़ारों मील दूर कनाडा, अमेरिका में आप बात कर रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं। उस दौर में ऐसा नहीं था। तो आज के दौर में तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है। तब भी मुश्किलात थी,
आज भी मुश्किलात है, लेकिन तब की मुश्किलात ऐसी नहीं थी ना। अब तो आपको इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ आप अपने आप को अच्छी तरह अपनी शक्ल भी देख लेते हैं आप। आपस में। आपने सेल्फी ली, पिक्चर देखी, ओहो ये कम है, ये पहले तो ये मौके नहीं थे पहले। अच्छा मैं साथ साथ मैं आज ना मैं तबलीगी प्रोग्राम भी करूँ, साथ साथ एक वो भी मैं एक पैगाम भी देता जाऊँ। तो प्लीज़ एक काम और, अगर आप लोग इजाज़त दें, जी। एक चीज़ और भी हमने करनी है। एक चीज़ जो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोग ना अपने डेली की पिक्चर्स लगा रहे हैं अपने दस्तरखानों की, तो उसको ज़रा कम कीजिए। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो नहीं बना सकते उनको देख करना खुदा न खासा उनके दिल में वैसी बात ना आए। बिल्कुल हमें थोड़ा सा प्लीज ये जो ख्याल रखें। हो सकता है आपके पड़ोस में कुछ ना बना, हो सकता है कोई और, अगर वो पिक्चर हो सकता है आपके अजीज़ो कारब में ना हो। सही बात है, पिक्चर लगाने की वजह से मैं इस के खिलाफ हूँ, कुछ दे दें जाके उसमें से निकाल के। और अगर आप नहीं भी दे रहे ना, चलें आप नहीं दे रहे, कम से कम वो जो दिखावा है ना वो ना करें। आपने अल्लाह आपको नसीब करे, आपने जो बनाया अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, खाएं। सही बात। हिस्सा देना तो आपने अल्लाह को जवाब देना है, वो दें ज़रूर दें, लेकिन कम से कम यार वो जो दिखाना बने ना वो ज़रा कम करना चाहिए। अच्छा बाबर भाई एक बात बताएं, अल्लाह ने आपको इतना एक अरूज दिया और माशाल्लाह अभी भी जिस तरह आप कहते हैं ना, आप दिलों पे छाए हुए हैं सबके, लेकिन मुझे एक आपका पीक टाइम था, कभी कोई ऐसा हुआ कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ जो एक मैं आपको मैं आपको बात बताऊँ, इसका जवाब मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में दूँ। आज तक पहले मुझे कहते थे मेरे बहन भाई, मेरी वालदा मोहतरमा, फिर मेरे बहन भाई, और अब बच्चे कहते हैं। वो कहते क्या है, आपका क्या काम है, शो बिजनेस में क्या कर रहे हैं? अच्छा यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, मैं बड़ा सिंपल और सादा आदमी हूँ। अच्छा मैंने कभी इस अरूज को उस तरह लिया ही नहीं। मैं अपने सर पे सवाल करूँ, मैं डाउन टू अर्थ रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, ये आनी जानी चीज़ है। वाकई में अब्बा जी ने मुझे पहले दिन कहा था, बेटा जा रहे हो तो ये समझना कि तुमने वापस आना है, यहाँ रुकना नहीं है। ये तो और हमेशा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है यार। ये आज आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास है। सदा बादशाही अल्लाह की है, तो इसको अपने ऊपर हावी नहीं। हाँ अल्लाह ने इज्जत दी है, क्यों नहीं यार, मुझे खुशी होती है। आप इतने अच्छे अल्फाजों से पुकारते हैं, पूरा स्टाफ मुझे इज्जत से मिल रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप इसको खुदा न खास्ता कहीं ये गुमान कर बैठे और आपके गर्दन में सरिया आ जाए, बिल्कुल एक झटका लगता है, एक झटका लगता है, झटके से डर लगता है। क्या बात है, शुरू से ये डर था पहले, अभी तो चले आप मैच्योर हो गए। डर तो छोटा लफ्ज है, अच्छा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इस तरफ हूँ ही नहीं। अच्छा तो मैं तो भाई चलती हुई गाड़ी में कोई लिफ्ट मांगता है तो मैं तो अब तो हालात ऐसे हैं, मुझे अक्सर डांट पड़ जाती है, नहीं सही बात हालात नहीं बिठाना। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई को, आपको आप अल्लाह इज्जत दे रहा है तो आपको कैसे किसी को ना कर सकते हो। क्या बात, पहले हमारे दौर में सेल्फी आनी थी ना, ऑटोग्राफ तो हाँ दी, अब तो आए ना आसानी होगी, सेल्फी बनाए, सेल्फी बनाए। सही बात। उन दिनों तो आपने पेन उठाना है और आपने साइन करना है। क्या बात, तब नहीं इनकार किया तो कभी भी नहीं हुआ। फिल्में हिट हुई और क्रेजी डाई हार्ड फैंस भी थे। देखें हाँ अनड्यू जरूर हो जाता है आपके साथ। ये वो मैं आपको बताता हूँ, वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे लाइफ में। शादी नहीं हुई थी भाई तब तो, तकरीबन हर कई ख्वाहिश थी कि शादी हो जाए। सही बात, ज़्यादातर ये था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो कुछ ऐसे मेरे लाइफ में वाकयात हुए जिनमें वो नसें काट दी खवातीन ने, वो घर पर आ गई। मुझे बहन कहना पड़ गया, माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। बाबर भाई घर आके मतलब जी ऐसा भी हुआ है, जी ऐसा भी हुआ। मैं क्वेटा में था, एक फिल्म की अजब गुल साहब मेरे साथ थे, तो मैं अपने रूम में था, वहाँ तो ज़्यादा ही मसला ख़राब हो गया। वो बस वो अच्छी खासी फैमिली की थे, वो दरवाजे पे आ गए कि नहीं जी मिलना है, और हम तो शादी ऐसे थोड़ी होता है। सही बात है, मतलब आप जानते नहीं आप शादी। मैंने कहा बहन मुझे माफ कर दे। बहन कह रहे मुझे, उससे फिर जी फिर आपने बहन बोला होगा तो 10 काटी होगी। नहीं बस उससे पहले काटनी, उससे पहले काटनी। मुझे कह रही है बहन मत कहो कम से कम। मैंने कहा जी मैं आपको क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। उनके वाले साहब भी आए साथ के बारात। अच्छा अच्छी फैमिली थी। मैंने फिर देखिए, आप किसी को पसंद कर रहा तो आपके बस में नहीं है। सही बात, लेकिन आप एकदम शादी का फैसला तो नहीं कर सकते। जी मैंने तो अपनी बेगम के पीछे 3 साल इंतजार किया। ओए होए होए, ना ये हैरत की बात है। हमने सब्र किया तो अल्लाह ने मुझे सब्र का फल, आज माशाल्लाह मेरे 2 बेटियां, एक बेटा है, माशाल्लाह, और एक ब्लेस्ड लाइफ है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो बस अब इन्होंने खुद ही छेड़े हैं तार, अल्लाह हम साबरीन वाले, अल्लाह सब्र करने से बात करते हैं। इस सब्र को थोड़ा सा मिले, खोले ना, ऐसे डिटेल तो खाने मिले। तो देखते रहिए हमारी जनाब रमजान ट्रांसमिशन। अभी हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
कहाँ भाभी मिली, कहाँ सब्र किया है? भाई ये फिल्मी सीन है, रमजान में तो नहीं मुनासिब। नहीं नहीं, आप बताएं थोड़ा सा। मैं वो आपको बताता हूँ, उन्होंने देखा बस वो देखता रह गया, वो वाला मसला ओए था। हो। हवाएं चली, घंटियां बजी। अच्छा, मतलब ये रियल लाइफ में भी होता है क्या इस तरह हवाएं से? चल रही हैं? बाबर भाई नहीं बताया, नहीं, होता है ऐसा रियल नहीं, लाइफ में। शक्ल देखे रेड हो गई है। अरे फोकस करो भाई, फोकस करो, रेड हो गई है। भाभी भाभी आज भी वही। भाई मैंने ना क्लिनिक में देखा, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ थी। अच्छा अच्छा। मैंने क्लिनिक में देखा तो मेरी मिसेस बाहर आई, उन्होंने उनके साथ जो उनकी जो बहन थी उनको दिखाने आई थी खुद ड्राइव करके, और उनको अंदर लेकर गई। उनके दादा गाड़ी में बैठे हुए थे, अब मैं बस लेटा था, मेरी बहन अंदर गई थी कुछ चीज़ें लेने, अपने बेटे को चेकअप कराने। तो बस मैं ऐसे लेटा पर बैठा, मैंने देखा। फिर उसके बाद वो हरकत की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने उनका पीछा किया, घर देखा, अगले दिन फिर अपनी बहन को भेजा। अच्छा अच्छा तो बड़े, हाँ जी, फिर बड़ी बाकायदा ना हुई मेरे ससुर की तरफ से। ओहो, तो कोई चले गए। उसके बाद फिर 3 साल कभी मैं यहाँ नहीं होता था, मुख्तलिफ चक्कर लगते रहे। कभी मेरे बहन के, लास्ट पे फिर मैंने कहा अब्बा जी माफ़ी दे दो, तुसी चले जाओ एक पूरी मेरे लिए। फिर अब्बा जी गए तो फिर जाहिर है बड़े जाते हैं तो फिर बरकत पड़ती है काम में। 3 साल मुज़ाकरात चले। हाँ, मैं भी बिजी हो गया बीच में ना, तो मैंने तो जगह तो मैंने वो कहते हैं ना पंजाबी में ताड़ ली थी यार, नहीं कि मतलब यही यहाँ जगह है रुकना है। बस, हाँ, अपना बना के ही तो फिर छोड़ना जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो वो उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शो बिजनेस चीज़ें, तो मैंने कहा जी आप एतबार करके देखें अपनी मिसेज को, उनके वालिद के सामने ही। अच्छा, बस फिर उन्हें एतबार किया, आज 3 बच्चे हैं, हैप्पीली लाइफ है, बस माशाल्लाह, वही है ज़िंदगी में, अच्छा, ना दाएं हैं ना बाएं हैं। अच्छा बाबर भाई, आप आए कैसे इस करियर में, आपने कैसे स्टार्ट किया? ये कराची में पाकिस्तान टेलीविजन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टार्ट भी वहाँ से। उसके गेट पे खड़ा होकर मैं घंटों लोगों को देखता था। क्या बात है। अच्छा, मोइन अख्तर साहब मरहूम को देखा, काजी वाजिद साहब मरहूम, शफी मोहम्मद साहब, ये सब अल्लाह ताला तुम सबको अपने जवारी रहमत में जगह आमीन, दे। आमीन। इन लोगों को मैं, शेख साहब को तो नहीं कहूँगा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो तो भी वैसे हैं। आप जीते हुए आदमी को भी जन्नत की विश कर नहीं सकते नहीं, हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। जी जी। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे उस्तादों की तरह भी हैं। मैं इनको देखता था अच्छा अच्छा। और फिर मैं वापस चला जाता था। वापस कैसे जाता था वो भी बताता हूँ। बस पे आता था, बस पे जाता था। ओए होए। क्यों ये यंग, घर में एक गाड़ी थी, इजाज़त ही नहीं थी गाड़ी में बगैर चाबी के अब्बा के हम जलाई, गाड़ी आती थी हालांकि। अच्छा, आए देखे घंटों में, एक दिन इसी तरह एक हाथ आया मेरे हाथ पे, वो मोइन अख्तर साहब का था। ओए होए। मुझे अंदर ले गए बस। तो उसके बाद फिर हैदर इमाम रिजवी साहब से मुलाकात हुई, कासिम जलाली साहब से हुई, और आप यकीन कीजिए उस रात ही जिस रात मैं अंदर गया था, मुझे मोहम्मद बिन कासिम का उन्होंने क्या बात है जनाब, क्या बात है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी इंडिया में, आपको याद जी हो? जी जी जी। तो उन दिनों यहाँ पे वो बन रहा था पाकिस्तान टेलीविजन में, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन का ये आलम था कि मुझे पता ही नहीं था मेरे आंसू किस तरह निकल रहे हैं। आप जिन लोगों को आप देखते हो, ख्वाहिश करते हो उनके साथ खड़े होके तस्वीर बना लें या ऑटोग्राफ ले लें, सही बात है। उनके साथ मैं बैठा हुआ था और मेरा ऑडिशन हो रहा था। तो क्या बाबर बात भाई है, इस क्या तरह आप बात खड़े होते थे, इतना बस पे आना जाना उनको देखते थे, तो क्या आपको ये होता था कि मतलब मैं इनकी तरह बनूं? बिल्कुल, मैं अब कहना, मैं तो हर रात बन चुका होता था। हर अच्छा। रात में जब उठता था मैं तो स्टार होता था अपने अल्लाह। बर्निंग सुबह डिजायर उठ से। के, हाँ, सुबह उठ के तो मैं अब वही काम लेने, जल जा बहन भाई, चल वो कर, चल जाओ बड़ा स्टार। अम्मा शुरू से कहते हैं कि अभी बना नहीं जो नखरे लेकिन दिखाता है। मेरी आप बताऊं, मेरी माँ का बहुत सपोर्ट रहा है। ओहो। अच्छा, अल्लाह सबके माँ बाप को उनके सर पे सलामत रखे। मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे वालिद का भी। लेकिन जो मेरी वालदा ने मुझे कहा था उस दिन भी मुझे याद है, जो आज भी कहती हैं, आज आपके शो पर आया हूँ तब भी कहा उन्होंने हाय हाय हाय। कि जाओ अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह माशाल्लाह। क्या जो तुम बात। चाहते हो तुम्हें मिले। मेरा खुदा गवाह है, मैं रोज़े से हूँ। मेरी माँ ने आज भी मुझे ये दुआ दी है, मेरी माँ ने तब भी दुआ दी, मेरी माँ ने हर दिन मुझे ये दुआ दी। क्या तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब भी दुआएं लें अपने वालिदैन की। मैं गया, वो देखा ना, उससे देखा, वो गया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया। मेरे साथ ऐसे ही ऐसा था। हुआ। वाकई मैं में। माँ की दुआ लेकर गया, मुझे पता ही नहीं कहाँ से आ रहे थे, मुझे कॉस्ट्यूम पहनाए जा रहे थे, ओहो। मुझे वो लुक दिया जा रहा था। बाल लंबे थे भाई, जी, मैंने तो जी, शेव भी नहीं की थी। अच्छा, बाल अब इनके तो कवर्ड है, मैं नहीं बता सकता, मेरे तो बहुत लंबे थे। बाकायदा मेरी बहनें मेरी गुत बनाती थी। अरे वाह, तो मेरे वो कह रहे थे यूं कर लेंगे सर, यूं कर लेंगे। उन्होंने कहा जलाली साहब ने कुछ भी नहीं करना, ये तारीखी हीरो बनाया है। क्या बात है। माशाल्लाह, दाढ़ी को नहीं छेड़ना। माशाल्लाह। जबरदस्त। परसों हम आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं तो सिर्फ सुन रहा था लब्बैक मोहम्मद लब्बैक। का सिर्फ, और वो 4 घंटे बैठ के मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिया और फिर मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाया। तो बस फिर अल्लाह पाक का करम हुआ। क्या बात है। मैंने उसमें एक वीडियो देखी है, मैं बहुत बार देखा हुआ है वैसे तो, मैं तो आपका छोड़ो बता चुका हूँ। आप पीछे हाथ बांधे खड़े हुए यूं करके कुछ डायलॉग बोल रहे हैं, उसका हमला करना है, ऐसा कुछ हो यूं करके। मैं हमेशा देखता था, मैंने कहा यार ये क्या फेस है, क्या, और कितना अच्छा कास्ट आपने किया। आप लगते भी मोहम्मद बिन कासिम टाइप ही। आप देखिए, अल्लाह के करनी है। अब्बा जी मेरे काम मुझे करने नहीं देते,
अच्छा। वो कभी भी ना करने देते। अच्छा। तो मैं जब घर आया उस चीज़ के खिलाफ थे, क्या ये काम, क्या बाबा जी हाफिज़ कुरान है। अच्छा तो उनकी नज़र में काम था, ये क्या तुम कर रहे हो, पागल हो गए तुम, पढ़ाई में तवज्जो दो। सही बात है। मैं बहुत ही बुरा स्टूडेंट था, वही सीधी सी बात है। नेशनल कॉलेज में तो सुना मैंने। हाँ जी, है ना? हाँ जी, बहुत ही। हाँ, क्या इसमें क्या यार है, सही बिला बात है। वजह और मतलब फख्र की बात है। एवरेज थे हम। सही बात है। अल्लाह ने तो ये चांस लगाना था। अच्छा, मैं पहले तुमने जो झंडे गाड़े में तुम तालीम में तवज्जो दो। मैं कहा अच्छा, मुझे मोहम्मद बिन कासिम मिल गया भाई। तो मैंने कहा बाजी मुझे आप कैसे रोकेंगे आप, क्या सही मतलब। बात अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम बढ़ेगा, तो वहाँ से मुझे इजाज़त मिली। हाँ, वो तो तारीखी चीज जी उनको। जी। और हाँ। फिर उसके बाद मैंने कोई पाकिस्तान टेलीविजन में और प्राइवेट में कुछ 7-8 ड्रामे किए एक होंगे। कॉमेडी भी तो किया था बड़ा जी जी, शेरियन जोशी भी किया मैंने। एक टायर बड़ा हिट हुआ था, आपने जो गेटअप लिया था वो। ज़हीरुद्दीन बाबर किया। जी, जी, फिर मैंने शेरियन जोशी किया, हाँ। एंड देन नंगे पाँव किया। ओए कुछ होए चंद एक होए ड्रामे किए, तो उसके 5-6 ड्रामों में मुझे फिर जीवा ऑफर होगी सईद नूर साहब की तरफ से, जानू सुंदरा जाके गाना अभी किया। गाना है ना, मैंने रोजे के बाद आपके साथ रोजे के बाद मैंने गाना है, मैं कसम खा के आया हूँ। और मेरे अब्बा ने कहा जा बेटा जा, तू गा कर आ। उन्होंने भी मुझे दुआ दी है ऐसी बात। रोज़ों में नहीं भाई। जिंदगी का सफर है भाई, पता नहीं चलता। ये क्या इसी तरह हमारे साथ है, उसमें अच्छी यादें भी हैं, कुछ तल्ख यादें भी होती हैं, लेकिन कामयाब इंसान वो है जो अपनी तल्ख यादों को अच्छी यादों में मर्ज कर दे। कोई बात सही नहीं, बात है, जिंदगी बिल्कुल। का हिस्सा है, आप इसी हाँ, से सीखते सही हैं। बात क्या बात है। सदा लाइफ एक जैसी नहीं नहीं होती। सही बात। आपने लाइफ को लेके चलना होता है, कोई बात नहीं। अच्छा बाबर भाई, आपने नेगेटिव कैरेक्टर भी किए हैं फिल्मों में और पॉजिटिव भी किए हैं, तो आपको किस में ज्यादा मजा आया? मैं आपको बताऊँ, नेगेटिव करने पड़ गए। नेगेटिव तो मैं तो हीरो था। हाँ हाँ। हीरो से जी। मैं जीरो कैसे बना वो बताता हूँ। मेरे साथ हादसा हुआ। मैं कराची में शूट कर रहा था, ये 22 साल पहले। अच्छा। तो अक्सर मैं अपने प्रोग्राम से बता चुका हूँ, मैं छोटे शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको कि मैं गडानी में जहाँ शिप ब्रेकिंग होती है, हाँ। वहाँ ऊपर से 110 फीट से जमीन पे गिरा था। ओह, 22 साल पहले मेरी टांग की- 110 फीट? जी जी, नीचे गिर गया ना। 10 मंजिला। जी जी, या बिल्कुल। अल्लाह खैर। तो आप जब नीचे गिरते हैं, हालांकि क्रेन थी, हाँ। लेकिन जब आप नीचे गिरे, नीचे वो चिकनी मिट्टी और आधा पानी था। या। अल्लाह ने बचा तो लिया, मेरी पाँव की हड्डियां टूट गई। ओए होए। तो मैं रात तक जिनकी आंखों का तारा था, उन्होंने ज़मीन पे पटक दिया। 60-70 फिल्मों के एडवांसेस थे, वो सारे वापस देने पड़ गए। बस अल्लाह का शुक्र किया मैंने, तभी मेरे वालिदैन ने कि जान बच गई, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ उन लोगों की भी प्रॉब्लम्स होंगी यार, जिनकी नज़र में उन्होंने फिल्में बनानी थी, मैं उनको बुरा नहीं कहता। उनकी मजबूरियाँ होंगी, उन्होंने फिल्म बनानी थी। सही। लेकिन उस दौर में मुझे वो चेहरे याद रह गए, जिसमें सैयद नूर साहब हैं, मेरे साथ हैं खलील रहमान साहब हैं, हमारे मुल्क के दोनों बड़े नाम हैं। सही बात। सही। उन्होंने मुझे मेहंदी वाले हाथ ऑफर की एज अ अच्छा। विलन। उन्होंने मुझे ऑफर की घर कब आओगे। अच्छा, पहले मेहंदी वाले हाथ की, फिर घर कब आओगे की, दोनों विलन। ये बाद में फिर आपको ऑफर आई जब आप ये जी, मैं हादसा अर्ज कर रहा हूँ हादसे के अच्छा, बाद, क्योंकि हीरो तो मैं था नहीं। सही बात। उन्होंने कहा इसको विलन डालते हैं। नूर साहब ने अपनी फिल्म में मुझे विलन डाल दिया, और जो ये खलील रहमान कमर साहब ने जो लिखी थी, वो उसमें घर का बाग नाम था और मेहंदी वाला सैयद नूर साहब, एक पंजाबी थी एक उर्दू। दोनों में जब विलन आया, अल्लाह का शुक्र है भाई, उसके बाद हीरो वो नहीं ले रहे थे जो विलन ले रहा था। क्या बात है, क्या बात। टैक्स वाले पीछे ना आ जाए। तो अल्लाह का ये भी करम हुआ, फिर मैंने विलन ही किया। फिर वैसे- विलन आप देखें तारीख में ऐसा नहीं होता, फिर विलन में विलन के ऊपर हीरो के 3 गाने होते थे, मेरे 4 होते थे। लो जी। नहीं वैसे अब सर कर ले बात आप। मैं एक बात बोलूंगी बाबर भाई, देखें हीरो से जीरो वाली कोई बात नहीं है। जो नहीं, विलन मैं- होता है ना, उसका भी एक ऐसा किरदार होता है मैं ना। कुछ और आपको बताना चाह रहा था कि जो लोगों का एक परसेप्शन था, जो लोग जो वहाँ पे थे, उन्होंने अपनी तरफ से जीरो करना चाहा, लेकिन अल्लाह की तरफ कुछ और लिखा था। अल्लाह ने मुझे और इज्जत देनी थी, तो बिल्कुल। मैंने उस जगह को भी आके देख लिया, विलन करके भी देखा। हीरो मैं कर चुका था, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। फिर विलन, जिस फिल्म में बाबर अली विलन नहीं होता था, वो फिल्म सर्किट में निकलती नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है जनाब। ये सब अल्लाह का करम, मेरा कुछ भी नहीं था इसमें, मेरी माँ और बाप की दुआ थी। अच्छा बाबर भाई, मुझे तो वो पुराने सारे पोस्टर याद है, सिनेमा पे लगते थे और आप क्या सबसे आगे पोस्टर यार, ये क्या? ये होते थे अजीब- बाबर अली अजीब भाई। ओए होए। और हम- कईयों ने मेरी आंखें बड़ी बनाई होती थी। अच्छा ये भी था, ये हाँ भी ना था। यार, मैं कह रहा हूँ भाई जनाब यूं करके बंदा कुछ ज्यादा ही पोस्टर से आपने मैंने बड़ी बाहर आ जाना है। ऐसे तो ही। हम लोग उस वक्त जैसे पढ़ाई भी कर रहे थे, हम लोग यूं देखते थे गाड़ी की खिड़की से यार, ये बंदा। तो अल्लाह अल्लाह जानता है, कई दफा गाड़ी गुजरती मैं भी यूं देखता हूं अपने आप को, यार इसने बड़ा अच्छा बनाया, इसने बहुत बुरा बना दिया मुझे। तो वो जो हाइप थी, और माशाल्लाह से सुना कभी एयरपोर्ट साहब निकले, वहाँ से कैप्री सिनेमा आते आते सुना आपकी शर्ट फट गई जी थी। वो कई बार हुआ, वो थोड़ा 2 बार सा हुआ। क्या होता मैं था, बताता कैसा हूँ, लगता मैं था, आपको गुस्सा आता बताता था या हूँ। आप? जी मैं अर्ज करता हूँ, नहीं ये अल्लाह की देन होती है। अच्छा अच्छा। मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई जब जीवा हुई, तो मैं शिविस्तान लाहौर सिनेमा है वहाँ पे देखने गया जी। अच्छा। मुझे ट्रेंड का नहीं पता था लाहौर का क्या होता है फिल्म देखने के। मैं पहली फिल्म थी और मेरी अपनी फिल्म थी,
मैं बॉक्स होता था पीछे, बॉक्स में उन दिनों बॉक्स बनते थे पीछे, तो बॉक्स में बैठा था और बॉक्स में हमारे साथ भी हमारे प्रोड्यूसर सैयद नूर साहब और ये सारे, तो अचानक ना गाना चला जानू सुन जरा, तो मजे आए, सीटियां बजी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि वो उतार देते थे दोबारा चलाओ दोबारा चलाओ। 5वीं बार जब चला ना तो उनमें से एक बंदा आगे हमारे डांस कर रहा था, उसकी नजर पड़ गई अंदर बाबर अली बैठा है। अच्छा। तो भाई 6वीं बार जो गाना था तो उनके हाथों पे था, मैं अंदर हॉल उनको निकाल के ले गया मुझे। ओए होए, मुझे जैसे आप फुटबॉल में नहीं उछाल रहे होते, सही बात, मैं उछल रहा था बस। या अल्लाह, आप देखें ना कोई 800 बंदा है तो हाथों पे उछल रहा होगा, तो ये मुझे याद है। फिर पुलिस आई, मुझे निकाला गया और शर्टें तो कम है, बहुत कुछ मेरा फट गया था। तो ये उनका प्यार था, तो भाई मुझे तो मजा आ रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया था, वो ज्यादा प्यार हो गया, प्यार ज्यादा हो गया, ये मुझे याद है। तो गाड़ी में एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं, शुरू कर देते नहीं कराची मुझे में ये जब पता मैं काम आया, कुछ हो जाए। और सब कराची में आया, कब आओगे जब लगी थी, जो डर गया मर गया, तो पूरा कराची का मुझे याद है कि यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने जो रोड आता है जहाँ पे सिनेमाज हैं, जी एम ए जिन्ना रोड पे, तो वो रोड ब्लॉक हो गया था। क्या मेरी फिल्म जब लगी थी, मुझे आज तक याद है, तो हम खुद भी नहीं देख सके, हम भी ट्रैक, वो डिस्ट्रीब्यूटर चीखें मार रहा है, डायरेक्टर चीखें मार रहा है, सब परेशान है कि बाबर अली कहाँ है, और जी कैसे आएंगे, वो पूरा ट्रैफिक जैम है, वो कैसे आए। माशाल्लाह, तो 3 से 6 का शो 6 से 9 जाके देखना पड़ा। ओए होए होए, क्या बात है। ये चीजें तो होती रही है, लेकिन उस दिन शर्ट नहीं फटी, गाड़ी में मैं करने बाहर नहीं निकलना, सबको सलाम। मुझे याद है आपके पोस्टर नहीं, पिक्चर मैगजीन्स में भी आई थी, क्योंकि मैं तो इनको फॉलो करता ही था ना, मुझसे पूछने इनके सवाल मैं आपको बता दूं। तो आपके पोस्टर था, शीशा खुला हुआ था और आप यूं करके देख रहे थे, आंख तो आपकी हमेशा बड़ी रही है, है ना, यूं करके ज्यादा बड़ी बनाते थे वो, बड़ी बना देते थे, इतनी बड़ी तो नहीं थी। हाँ, और उसमें यूं करके आपकी आंख बड़ी हुई थी और नीचे सुर्खी लिखी हुई थी कि बाबर अली साहब फिल्म देखने आए थे लेकिन अपनी फिल्म देखे बगैर चले गए। ये गालिबन आप उसी दिन की बात कर रहे हैं? उसी दिन की बात नहीं देखी थी हमने। अच्छा, वो 6 से मैं आपसे कह रहा हूँ 3 से 6 का शो, 6 से 9 यानी 8 बजे फिल्म शुरू हुई। फिर भी क्या बात, इतने लोग थे कि हम पहुंच नहीं सकते। तो जिंदगी में ऐसे चीजें आती रही हैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में अल्लाह ने रखा है। मैं अब वो वाला हीरो वाला दौर नहीं, अब मैं मुख्तलिफ बाप का रोल अदा कर रहा हूँ और इन यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ। आप यकीन कीजिए मुझे इतनी खुशी होती है, और जितने बच्चे इस वक्त काम करें एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, उनके साथ बल्कि मुझे सीखने को मिलता है, इनके साथ मैं काम करता हूँ। बहुत अच्छे लोग और बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छी फैमिलीज की बच्चियाँ बच्चे काम कर रहे हैं, ऑल गुड माशाल्लाह। अच्छा बाबर भाई, आपका जो एक हेयर स्टाइल था जिसने तो सब मतलब वो इन्होंने भी रखा, लंबे बाल रखे, मैंने ये भी सुना है कि अक्सर आप बाहर जाते थे तो माएं बोलती थी कि बिल्कुल आपकी वजह से मेरे मुझे घेर लिया, बड़ा प्यार किया, उसके बाद शर्मिंदा करना शुरू, आप बाल कब कटवा रहे हैं? मैं कहा जी आंटी क्या हुआ, मैं कैसे नहीं कटवा लूँ? मैं कहा आंटी अभी 8-9 फिल्में और हैं, उनको कंप्लीट करके मैं कटवा लूंगा। वो 8-9 भी कंप्लीट नहीं होती तो 10 और आ जाती थी। अच्छा। तुम तो कहा था, फिर मुझे अगले 2 महीने बाद फिर मैं कहीं उतरा हूँ तो मुझे पकड़ लिया, मुख्तलिफ तुमने तो वादा किया था। सही बात, आंटी माफ कर दें, मेरा कसूर नहीं है, वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मर जाएंगे, मैं उनकी फिल्म में काम कर रहा हूं। सही बात है। आप यकीन कीजिए यहाँ तक आलम था कि मैं एक गुलबर्ग में, लाहौर में कटिंग के लिए जाता था, वहाँ उन्होंने मेरी पिक्चर्स लगवाई थी, मुझे इंकिशाफ नहीं हुआ, बाद में मुझे पता चला कि लोग आते थे ये कटिंग करनी है बाबा। वाह, क्या बात है। तो ये बड़ी बात थी, मैं कहा अच्छा इसको आज नया चेंज बना दो, आज यूं कर दो, आज बिल्कुल छोटे। जिस दिन मैंने छोटे किए, आप यकीन करें बहुत से यंगस्टर लड़के आए मिलने, अच्छा मेरी एज ग्रुप के उस दौर के ना, यार ये क्या किया हमने, बड़े किया आपने, कटा लिए बाकायदा, जैसे सगे बहन भाई उन्हें लड़ने आ जाते। मैं कहा हाँ यार क्या तुम भी कटा लो अम्मी नहीं नाराज होंगी। तो बहरहाल जिंदगी के साथ रहा यार। नहीं, बहुत कुछ देखिए, बहुत सारे स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, कुछ लोग जो है वो हमेशा ऊपर ही रहे, वो 35,000 फीट की फ्लाइट पे रहे, तो बाबर भाई जो है ना वो उनमें से एक है। उस फ्लाइट को लेकर भी मैं 0 पर ही रहा हूँ भाई। मैं ये तो आपकी उड़ान में मैं ये तो आजी है, मुझे कोई अल्लाह वाला मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अपनी आजी में खुश हूँ भाई। मुझे खौफ आता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप इंसान अपनी औकात में रहे बस, बिल्कुल ये है सबसे। अल्लाह ताला देखे भी तो आजमाता है ना, बेशक ये तो अल्लाह की देन है। देखिए ये काफी है, मैं आपको और किसी की मिसाल नहीं देता। आप लोग इतने प्यार से मिले, आपको पूरा स्टाफ मुझे प्यार से मिला, तो ये काफी है एक इंसान के लिए। सही बात, यही इससे ज्यादा आप अल्लाह से क्या, और अल्लाह ताला आपको इज्जत दे रहा है, मकाम दे रहा है, आपको दौलत दे रहा है, शोहरत दे रहा है, आप उसके बाद भी आप अपना सरिया लें तो फिर आप जैसा तो फिर सही बात है। फिर आप में और जानवर में क्या भी आपकी तरफ से अगर देखा जाए, आपने इंसान रहना है, ये सब एक जब हम नमाज के लिए जाते हैं डॉक्टर साहब स्पेशली, तो हम एक सफ में खड़े होते हैं, वहाँ तो ये नहीं होता कोई लेबर खड़ा
खड़ा हो गया है, सही बात, अली खड़ा हो गया है, बिल्कुल या शहबाज शरीफ साहब आ गए खड़े हो गए, वहाँ तो हम सब एक जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब अल्लाह ने कोई एक फर्क ही नहीं रखा तरीके तो से। मैंने हमने क्यों फर्क वो एक डाला? सिग्नल है हम सबके लिए कि हम सब फिर जो भी है अगर वो हम एक ना ही सबक जगह। लें तो वो गलत है ना। नहीं बाबा, हमने सबक ले लिया, हमने बहुत ज्यादा सबक लिया हैवी डोज वाला। अच्छा, मुझे एक बात मैं पूछ लूं, इजाजत है? नहीं पूछे ठीक है? पूछे, हाँ। अच्छा, हमेशा से एक जैसे आपके यहाँ रहे। ब्रेक नहीं होती क्या? ब्रेक हमने मना कर दिया है भाई, बड़ा एक्साइटमेंट चल रही है। पीछे से आवाज आई थी ब्रेक लो, देखा छोड़ो। Oh my God, अच्छा। आज ये शो पूरा एक ही गो में जाएगा। ठीक है, आज। ठीक है, ठीक है। ये जो हमेशा से आप फिट रहे हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रही है, इसके पीछे खाने पीने जिम शिम का भी लेकिन कुछ नहीं, मतलब कर रहा है? जिम वाला बंदा ही नहीं हूँ मैं। अच्छा, मैं पता नहीं, जिंदगी में कोई 4-5 महीने किया होगा जिम। अच्छा। मैं जिम वाला बंदा नहीं हूँ। मेरा बिलीव है कि आप अपने खाने को जरा कंट्रोल कर लें। सही है। सही। देखिए, खाना एक बेसिक चीज़ है, हाँ। और प्लस आप अपनी ज़िंदगी में वॉक रखें। ज़्यादा नहीं, आप 20 मिनट वॉक कर लें यार। मैं ज़्यादा नहीं कहता, लोग घंटों वॉक करते हैं, करें। भागना नहीं चाहिए, भागने के मैं खिलाफ हूँ। रनिंग कुछ लोग करते हैं, उसमें घुटनों के मसाइल होते हैं, लेटेस्ट रिसर्च भी है, अगर आप उसको गूगल करें तो आपको पता चलेगा। ठीक है। हाँ, आप अपनी 20 मिनट की वॉक रखें, खाने की फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, और एतदाल के साथ खाना खाएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 की भूख है 1.5 खाएं, 2 की 1 खाएं, 1 की है तो आधी खाएं। आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपको मसाइल नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल आप खाएं, अल्लाह की नेमतें हैं, आप सब चीज़ें खाएं, क्यों ना खाएं, इनकार क्यों करें? बिल्कुल, लेकिन कम खाएं, बस एतदाल में वो जो मसनूई चीज़ें उनसे ज़रा बचें। हाँ, वो नाम नहीं लेता ना, दिलदारी होगी। बहुत नहीं, समझ गया आपका बहुत से इशारा। कंपनी तो मेरे साथ भी इशारा राब्ते में तो कंपनी का नाम लेंगे तो हमारे नहीं भाई, नुकसान हो जाएगा। नहीं उनका नहीं नाम लेना, उनका नहीं। चलिए, अच्छा जी, बाबा भाई टाइम इतनी तेजी से गया है, ऊपर से अच्छा, मुझे अफ्तारी का अच्छा, क्या टाइम खत्म हो गया? जी खत्म होने वाला है। आपको क्या लगा ब्रेक में जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं भाई, पता। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब भी ये कराची में होंगे हम इनको पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक तो मेरा ख्वाब पूरा किया कि मेरे इंटरव्यू में आप आ गए, दूसरा ये कि आपने जो बातें की वो मैसेज की तरह थी, बिल्कुल, और हमने ऐसा वो ही है। बातों को अपने पल्लू से बांधी हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर आपको हम बुलाएंगे। तो जनाब, ये थे हमारे सुपरस्टार बाबर अली भाई, और बहुत अच्छा लगा इनसे इंटरव्यू करके। उन्होंने अपनी कुछ बातें बताई, कुछ टिप्स भी दिए, और कुछ आप लोग को मैसेज भी दिए जो नए लड़के हैं ख़ास तौर पे। तो देखते रहिए हमारी जनाब रमज़ान ट्रांसमिशन। अभी हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, बिलाशुबा कुरान हकीम अल्लाह ताला की वो अजीम किताब है जो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान करीम न सिर्फ मुसलमानों को रहनुमाई फराम करता है, बल्कि ये दुनिया के तमाम इंसानों को भी रहनुमाई फराम करता है। आज हम कुरान करीम के शान नज़ूल और इसकी फ़जीलत और अज़मत पर बात करेंगे, और साथ ही आज हम पाकिस्तान के क़याम के हवाले से भी बात करेंगे। कहा जाता है कि 27 रमज़ान को पाकिस्तान क़याम किया गया था। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद साकिब खान साहब। डॉक्टर मोहम्मद साकिब खान माहिर तालीम हैं, बेहतरीन उस्ताद और एक तालीमी इदारे के बानी और मुंतज़िम भी हैं। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में लेक्चर्स देते हैं और बच्चों और असातिज़ा की तरबियत के लिए ट्रेनिंग कोर्स भी कराते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप एक बार फिर यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहब, आज हम जिस तरह नज़ूल कुरान के बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी हम जानते हैं कि हमारे आखिरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, तो आप थोड़ी सी हमारी और रहनुमाई फरमाएं कि ये किताब मुबीन कितने अरसे में मुकम्मल हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का मुकम्मल का जो नज़ूल का दौरानिया है वो 23 साल है। 23 साल। हाँ, यानी 13 ईयर्स मक्के में और 10 साल जो है मदीना मुनव्वरा में। सही। और ये जब आगाज़ हुआ गारे हिरा से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से, जी जी, यहाँ से आगाज़ होकर ये पूरे 23 बरस के अरसे में ये नाजिल हुआ। और जहाँ तक हम 27वें शब की बात करते हैं तो बहुत मशहूर सूरह है सूरह क़दर। जी, उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और जब रमज़ान का भी तारुफ़ किया अल्लाह ताला ने तो ये फरमाए शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान वो महीना है जिस महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो कुरान पाक के नुज़ूल की दो कैफियत हैं, यानी एक तो पहले आसमान पर नाजिल होना मुकम्मल तौर पे वो रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ, और फिर उसके बाद तदरीजन स्टेप बाय स्टेप एज़ पर नीड जो है मुख्तलिफ ओकेजन्स पे 23 साल में मुकम्मल ये नाजिल हुआ।
तो इस अंदाज से हम कह सकते हैं कि ये जो शब गुजरी है 27वीं शब, तो ये वही शब है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, और जिस महीना जो हम गुजार रहे हैं ये वही महीना है जिस महीने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, और वो रमज़ान के आखिरी दिन हुई। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो यौम पाकिस्तान है ये गालिबन हम 14 अगस्त को मनाते हैं, जी ठीक है, और लेकिन 27वीं शब को भी यौम पाकिस्तान कहते हैं, जी। तो ये इस चीज़ को ज़रा आम लोगों के लिए हमारे लिए क्लियर कर दीजिएगा प्लीज़। जी देखिए, ये खुदा की कुदरत है, उसका इनाम और उसका अतिया है कि 14 अगस्त 1947 मुताबिक जुम्मतुल विदा, जुम्मतुल मुबारक और 27वीं रमज़ान मुबारक को ये रेलिवेंसी हुई। सुभान अल्लाह। यानी अगर हम कहें 14 अगस्त 1947 में जो इस्लामी तारीख थी जी जी, वो 27 रमज़ान थी। क्या बात। और जो दिन था यूँ समझिए कि महीना सबसे मुक़द्दस, सही, और जो रात सबसे मुक़द्दस, सुभान और जो अल्लाह। तारीख़ का इंतखाब हुआ वही यानी तारीख़ का इंतखाब हुआ जिस रात को कुरान पाक नाज़िल हुआ। क्या बात। अब ये हकीकत समझने की बात यही है कि ये जुम्मतुल विदा और 27वीं शब का एक साथ मिल ये भी जाना, इत्तेफाक नहीं है। हाँ, और उसी रात को कुरान क़यामत पाकिस्तान हो जाना, ये मैं समझता हूँ इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह की हिकमत है, ये मशीयत इलाही है कि जिस तरह कुरान की अजमत कायम होगी इस मुल्क की भी अजमत कायम रहेगी। जिस तरह इस्लाम का नाम बोलबाला है इसी तरह से पाकिस्तान का भी बोलबाला होगा। जिस तरह से इस्लाम हम कुरान पाक को देखते हैं कि इसकी अजमत को लोगों ने मिटाने की बहुत कोशिश की, हर वक्त करते रहे लेकिन मिटा ना सके, बिल्कुल इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी मामला है कि लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये कायम है, कायम रहेगा, और यहाँ पे अल्लाह रसूल का नाम ही कायम रहेगा। इंशाअल्लाह। क्या बात है। मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं, एक तो जुम्मतुल विदा हो गया, फिर 27वीं शब हो गई, और फिर पाकिस्तान का नाजिल होना, ये अल्लाह की तरफ से कोई रहमत का सिलसिला है। अल्लाह की हर फैसले में हिकमत होती है, सही बात। उसका कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं होता। तो अगर हम मौजूदा पाकिस्तान को भी देखते हैं तो वाहिद एटमी कुव्वत है। अगर हम यहाँ के अवाम को देखते हैं तो बच्चे बच्चे में रूह बिलाली मौजूद है, और अगर हम यहाँ के बुजुर्गों को देखते हैं तो इबादत गुजार, और अगर हम नौजवानों को देखते हैं तो शोला उनमें इस्लाम का मौजूद होता है। तो ये वही बुनियाद है कि जिस बुनियाद की नमू हम आज देख रहे हैं और ये कायम रहेगा। मैंने जैसे कहा कि जिस तरह कुरान पाक कायम रहेगा इंशाअल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान भी क़यामत तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने बताया कि 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान कायम हुआ और उस दिन 14 अगस्त थी, तो ये काफ़ी कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि मतलब अब हम देखें तो 14 अगस्त है लेकिन रमज़ान उस तारीख को नहीं है। तो ये ज़रा आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमारी व्यूवर्स की भी रहनुमाई फरमाएं। जो ईसी साल है वो तो मुसल्लमा है, वो फिक्स्ड है जी। लेकिन जो हमारा इस्लामी साल होता है उसका आगाज़ जो है वो चांद की रुयत पर होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि बाज़ महीने 29, बाज़ महीने 30। तो आज जो रमज़ान मुबारक है, जैसे हम देखते हैं कि जो आज 22 मार्च को हुआ, पिछले साल 22 मार्च को रमज़ान शुरू नहीं हुआ था, ये आप अप्रैल की तरफ आपको महीना आया था। तो इसी तरह से यूँ समझ लीजिए कि ओवरऑल 10 से 12 दिन, 10 दिन 11 दिन का फ़र्क आता है। तो ये जो जैसे हमारी बात हुई, ये हुस्न इत्तेफाक था कि 1947 में जो है वो ख़ास रमज़ान मुबारक का। अच्छा, तभी डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि हमारे ज़माने में रोज़े गर्मियों में आए, फिर एक ज़माना आया सर्दियों में आए, और अब हमने अपनी आंखों से देखा है कि मौसम चेंज हो रहा है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं जी। और इसी तरह से हम अगले साल देखेंगे, फिर फरवरी में होगा, फिर जनवरी में होगा, और वो साइकिल रोटेट होता रहता है। इसकी वजह जो है अगर आप जानना चाहते हैं वो रुयत के ऊपर, क्योंकि चांद की रुयत, ये बिल्कुल कभी 29 का होता है, 30 का होता है। अब तो खैर काफ़ी यूनानिमस हो गया, पहले ये मामला भी काफ़ी जो है वो लोग उसको मुख्तलिफ मुतनाज़ा बनाते थे, लेकिन उसकी वजह यही है कि ये दिन जो है ये कभी 30 के 29 होने की वजह से वेरी होते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान का जो नुज़ूल है इसका पाकिस्तान के बनने से और 27वीं शब रमज़ान मुबारक, इन तमाम चीज़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और बेशक होगा जिस तरह भी आपने स्टार्ट में बताया। हम इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं ताकि नौजवान नस्ल को पता चले कि पाकिस्तान बनने का जो मकसद है वो सिर्फ मौजूदा ज़मीन हासिल करना नहीं था, ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ऐसी चीज़ थी कि जहाँ से चीज़ें निकलेंगी। डॉक्टर साहब प्लीज़ रोशनी डालिएगा इस बारे। देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सुकरात के हवाले से मशहूर है
कि बचपन में जब उसने अपने वालिद को संग तराश थे, उसके वालिद पत्थर तराशते हुए देखा, ठीक। और जब उसके वालिद ने उस पत्थर को तराशते हुए घोड़ा पूरा जो है ना बना दिया, तो उसने कहा कि आपको कैसे पता था कि इस पत्थर के अंदर एक घोड़ा मौजूद है। तो हम ये देखते हैं कि बड़े सगीर और पाक व हिंद में न जाने कब से पाकिस्तान मौजूद था। इसको तराशने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिससे पहले कोई नहीं आया। उन्होंने इस बड़े सगीर की मुमलिकत में पाकिस्तान बनाया, और कायदे आज़म ने एक बार नहीं बारहा इसका इज़हार भी फरमाया। 24 नवंबर 1945 की तकरीर में आपने वाज़े कहा कि जो हमारा खुदा एक, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, हमारा कुरान एक, और जो कुरान ही हमारा कानून है जो 1400 साल कबल अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से पेश किया। और आपने उस दिन बरमला कहा था कि यही कुरान हमारा कानून है और इसी की रियासत होगी। जब आप इंग्लिस्तान से वापस आए थे तो उस वक्त भी कायदे आज़म ने इसका इजहार किया था। कहा था कि मैं अगर चाहता तो इंग्लिस्तान में अमीराना ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैं वहाँ छोड़कर इंडिया सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह की मुमलिकत कायम करने की कोशिश करूँ। तो ये जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, ये हम आपकी बात नहीं है, ये तो बानियान पाकिस्तान की बात है। जो पाकिस्तान बनाने वाले थे उनके जहन में यही बात थी कि आने वाली नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत, हमारी तहजीब और तमद्दुन की बका के लिए ये मुल्क कायम किया गया, और इसी की रेलिवेंसी खुदा ने भी हमें तोहफा इसी अंदाज में पेश किया। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपने एक तारीख बताई और बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब बताई, पाकिस्तान बन गया जी, अब पाकिस्तान हमारे हाथ में आ गया है, इसमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा सामने उजागर है जी। आने वाली नस्ल, हमारी नस्ल, हम लोगों को किस तरीके की जिम्मेदारी बनती है कि हम पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें और इस मुल्क को बेहतर कर सकें। तो ये सवाल मैंने अभी डॉक्टर साहब के पास छोड़ा है। हम छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और पूछते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। स्टे विद अस, हम यूँ गए और यूँ आए। जनाब, हम एक बार फिर वापस आ गए हैं ब्रेक के बाद। तो बात हो रही थी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बन गया, क्या जिम्मेदारी है जो आप देख रहे हैं, फुकदान है, करना चाहिए सारी? देखिए, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ किया कि ये मुल्क हमारे बुज़ुर्गों ने इस्लाम के लिए बनाया। सही बात। तमाम कुर्बानियाँ, माल, इज़्ज़त, जान इस्लाम के लिए दी। हमें और नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब माँ बीमार हो जाए ना, तो औलाद उसे छोड़कर भागती नहीं है, और माँ के इलाज के लिए अपना तन मन धन सब लगाती है, बेशक, और हर तरह से कोशिश करती है। ये मुमलिकत, ये धरती बेमिसल माँ हमारी जो है मौजूद है, इसने हमें पहचान दी दुनिया सही में। बात। तो अगर आज ये मुमलिकत किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी, चाहे वो माशी हो या किसी भी हवाले से हो, इसमें मेरा और आपका और इस मुल्क के हर बेटे और बेटी का फ़र्ज़ बनता है कि अपना फ़र्ज़ अदा करे। वो फ़र्ज़ क्या हो सकता है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करे, अपने मुल्क के लिए सोचे, अपने कैरियर, अपने आप से इंडिविजुअल से निकलकर कलेक्टिव वे में सोचे। जब हर शख्स इस तरह से काम करेगा, सोचेगा कम से कम, तो जो भी मसाइल हैं आहिस्ता आहिस्ता हल शुरू हो जाएंगे। बात सिर्फ कलेक्टिव भी सोचे, और ये बात सिर्फ सोचने की है, नियत की है कि एहसान फरामोश सबसे बदतरीन शख्स होता है, और उससे बदतर कोई शख्स नहीं कि जिस पर एहसान किया जाए और वो अपने एहसान करने वाले को छोड़ के चला जाए। तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारी कंट्री में, और जो लोग सोच रहे हैं कि हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, तो वो जा भी रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि जिस महीनों में 10 लाख लोग हो चुके हैं डॉक्टर साहब, 10 लाख जो बाकायदा प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग जो एलिजिबल थे, स्किल्स लेके गए। मतलब यहाँ से पढ़ के अजी वो पैदा यहाँ हुए, परवरिश हुई यहाँ मिली। तो जैसे मैंने कहा कि वालिदैन माँ को कोई छोड़ के नहीं जाता, ये मिसल ऐसा ही है। देखें, अगर कहीं पे भी ये गए हैं, आज भी वहाँ वाले शायद इनको निकाल दें, जब ये वापस आएंगे बिल्कुल माँ की तरह आगोश में यही मुल्क इनको लेगा। क्या बात है। तो ये इनको कुछ सोचना चाहिए कि इस मुल्क ने हमें कुछ दिया तो हमने इसको क्या दिया। ठीक। डॉक्टर साहब, एक बात सवाल से सवाल निकलता है फिर कि लोग आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क छोड़ के जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। कुछ 6 साल रहता है, कुछ 8 साल रहता है। हम लोग की भी कुछ ऐसे तजुर्बात रहे। तो वापस आ जाना या कुछ अरसा गुजार के वापस तरक्की में यहाँ हाथ बटाना, ये कैसा अमल आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए हम करें? देखिए, तो बिल्कुल वही बात है जो हमारे बानी कायदे आज़म ने किया।
क्या बात, बिल्कुल ये जनाब। तो मामला वही था। जी, जी। आप अल्लामा इकबाल को भी ले लें, आप अल्लामा इकबाल भी इंग्लिस्तान गए, इसलिए कायदे आज़म की बैरिस्टर की डिग्री वहाँ की थी, लेकिन उन्होंने सर्व मुसलमानों को किया, सर्व अपनी कौम को किया। और मैं हमारे एक दोस्त, हमारे टीचर हैं, इनके बच्चे ने अमेरिका यूनिवर्सिटी में जो डिग्री ली, तो बाइडन ही वहाँ के वाइस चांसलर थे। अच्छा। तो उन्होंने जब सर्टिफिकेट दिया तो वो दोस्त मुझे बताते हुए आप दीदा हो गए कि मेरे बेटे के पास उस वक्त अमेरिका में जॉब्स थी, लेकिन उसने कहा कि मैं जॉब नहीं करूँगा क्योंकि मैं अम्मी अब्बू आपसे दूर हो जाऊँगा। माशाल्लाह, फिर उसने वो जॉब माशाल्लाह। छोड़ के सऊदीया में जॉब की और अब उसने 2 वुज़रा के साथ मिलकर वहाँ की पॉलिसी बनाई। यानी अमेरिका में वो जॉब उसको शायद भी बड़ी नहीं मिलती, अब वो हर हफ्ते 2 घंटे का फासला है, आ भी जाता है और अल्लाह ने उसे ज़्यादा नवाजा है। तो हमें इसी सोच की ज़रूरत है, जब हम मुल्क के लिए सोचेंगे तो अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, हमें उससे बेहतर चीज़ अता करेगा। और हमारा मुल्क में हम जो मकरूज़ हैं, हमें उसका कर्ज भी अदा करना चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आज 27वां रोज़ा भी है और हमारे पाकिस्तान की सालगिरह भी है, तो आप इस मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे हम सबको? देखिए, हमारा मुल्क वो मुमलिकत है कि जहाँ नौमौलूद बच्चा पैदा होता है तो पहली आवाज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुनाई जाती है। सुभान यहाँ अल्लाह, कोई बेशक। शख्स का इंतकाल होता है तो तकफीन के बाद उसे नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है। यहाँ पे किसी शख्स को निकाह, तलाक, विरासत के मामला पूछने होते हैं तो दारुल इफ्ता जाके वो उलमा से पूछते हैं। किसी को सदक़ात निकालने होते हैं तो ऐसी मुमलिकत में बिल्कुल लादीनी और मुल्हिद रियासत और निज़ाम का सोचना बिल्कुल बेकार है, अबस है। जैसे हमने पैगाम यही है कि अल्लाह ताला ने जो निस्बत इस मुल्क के साथ कायम की है वो कुरान के साथ निस्बत है। तो ये मुल्क कायम रहेगा, ता क़यामत कायम रहेगा और इसमें अल्लाह और रसूल का नाम ही रोशन रहेगा और यहाँ का बच्चा जो है वो दीन इस्लाम का सिपाही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नौजवान नस्ल जो है डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा ज़मीनी हकाइक कह लें या रोज़मर्रा की जो सिग्नल्स पे खड़े नहीं होते हम, ठीक, हम बात करते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें सब्र ख़त्म हो गया है, जो एक बेस्ट सिटीज़नशिप होती है वो हमारे अंदर चली गई है। तो एक अच्छे सिटीज़न को इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं कि हम अपने मुल्क के लिए क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उनके लिए? देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उससे जिम्मेदारी से मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। यानी हाँ, तो ये हम कोई वालिद है तो उससे ज़रूर पूछा जाएगा कि उसने कौन से अखलाकियात अपने बच्चे को सिखाए, और इसी तरह कोई उस्ताद है उससे भी पूछा जाएगा कि उसने अपने तालिब इल्मों को क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया। आज जो नौजवानों में जो भी जिस तरह की फ़िक्र और सोच और जिस तरह तर्ज़ अमल उनका है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इनके सिखाने वाले कौन हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह अदा कर रहे हैं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी इंक्लूडेड है या नहीं है? इनिशियली पेरेंट्स, ठीक है, और उसके साथ वो जो टीचिंग फैकल्टी जो उनके साथ अटैच है, और इसके साथ साथ जो भी हमारा नज़्म निज़ाम है वो बाद में आता है। अच्छा। क्योंकि बच्चे, ये नौजवान फॉलो करते हैं, ये देखते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। तो हमें जितना अच्छा, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 40 साल अपना किरदार पेश किया है। आप देखें, आपको बड़े बड़े जलसे जुलूस नहीं मिलेंगे सीरत में, आपको सिर्फ किरदार मिलेगा। क्या बात। तो जब हम इस तरफ आ जाएंगे, हमारे बड़े, हमारे जिम्मेदार, तो ये नौजवान कुछ नहीं तो शर्मिंदगी में ही जो है ना अखलाकियात को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, लोग करते हैं, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर जो सुनने में आया है मेरे, कि कुछ लोग कहते हैं कि हम इसलिए अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कि क़यामत के दिन जब हमसे पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमने अपने वतन के लिए ये किया। तो मैं चाह रही हूँ कि इसमें आप थोड़ी हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि अगर जो लोग नहीं कर पा रहे या जो थोड़ा बहुत करते हैं या जो लोग ज़्यादा करें, तो क्या कोई इस तरह की दीन इस्लाम में कोई तालीमात हैं? देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी इंसान का नाशुक्रा है वो अल्लाह का नाशुक्रा है। यानी अगर आपने किसी ने आप पर एहसान किया और आपने शुक्र अदा नहीं किया, ये ऐसे जिसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। बात दोबारा वहीं पर आती है कि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं, हमें इज़्ज़तें मिली हुई हैं, हमें तमाम तो सहूलियात मिली हुई हैं, क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि जिसने मुझे कुछ इतना दिया है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ? और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इंदल्लाह के मुझसे ये पूछा नहीं जाएगा कि जिस मुमलिकत
ने और जिन लोगों ने आपको पढ़ा बनाया, उन लोगों के लिए आपने क्या किया जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। तो ये तो बहुत कैरलेसनेस और सेल्फिशनेस हो जाएगी कि आपने सब कुछ मीठा मीठा हप हप तो ले लिया, और जब आपको डिलीवर करने का वक्त था तो आप अपने इंडिविजुअल बेनिफिट को सामने रखकर यहाँ निकल गए, वहाँ निकल गए और मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि आला तालीम के लिए लोग जाएँ, टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए लोग जाएँ। सिर्फ तालीम के लिए नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो ज़राए बन सकते हैं जिसमें बाहर जाएँ, लेकिन अपनी असल को ना छोड़ें, अपने रूट को ना छोड़ें, अपने असल को ना छोड़ें। और इसी तरह से ये बागियाना सोचना कभी अपनाएं, आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान आपसे है। बस इसी को हमें कायम रहना है, तो आप दुनिया के किसी भी खित्ते में होंगे, रहेंगे पाकिस्तानी। ये पहचान आपसे कहीं नहीं जाएगी। जब ये पहचान आप रखते हैं तो इसका हक अदा कीजिए, और जिस तरह से कर सकते हैं वो कीजिए, चाहे वो किसी भी नौइयत की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब। टाइम की शॉर्टेज है, वरना पाकिस्तान और शब कदर ये दो एक साथ बातें हैं, दिल करता है कि बात करते जाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप दुआ करा लीजिए, फिर हमारा इफ्तार का टाइम होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस मुबारक घड़ी रमज़ान मुबारक के आखिरी आयाम, आखिरी घड़ियाँ हैं। या अल्लाह इस मुबारक घड़ियों में हम पे फजल फरमा, हम पे करम फरमा, हम सब के ऊपर अपने ख़ास फजलों को रहमत का नुज़ूल फरमा। मुल्क पाकिस्तान को दवाम अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। जिस तरह तूने शब कदर में इसकी शान बढ़ाई, आज फिर ये मुतकाज़ी है कि इसकी शान में तू इजाफ़ा फरमा, इसकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमा, यहाँ के लोगों में इखलास पैदा फरमा। या अल्लाह यहाँ के लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, हमारे वालिदैन की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। जहन्नम से आज़ादी का अशरा है मौला करीम, हमारे वालिदैन को और हमारी नस्लों को या अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके तशरीफ़ आवरी का। तो जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो हम सब लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन इस नारे के पीछे जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को भी एक बार नज़र सानी कर ले, और इस बात को ज़रूर देखें कि 27वीं शब जुम्मतुल विदा और क़याम पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने जो मैसेज हमें शुरू में भेजा, वो इस मैसेज को अगर हम देखें तो हमें इससे बहुत मैसेजेस मिल रहे होते, और कोशिश करें कि हम एक अच्छे शहरी बन के अपने मुल्क में रहें, और जब मुल्क से बाहर जाएं किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे भी अपना जो नाम है वो ख़राब ना करें, बल्कि वहाँ पे भी पता चले कि अगर कोई पाकिस्तान से आता है तो वहाँ पे पता चले कि पाकिस्तानी शहरी कैसा हो सकता है। यही चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को ऊपर करेंगी और हम फ़ख्र से कह सकेंगे एक बार कि हम पाकिस्तानी। इसके साथ अब इजाज़त चाहते हैं क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा है। मुझे और शेफ़ हमारा को आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे दोबारा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए रमज़ान ट्रांसमिशन।